एक सबसे कॉमन सवाल ये होता है, जितने भी हाईवेज बनते हैं, नए हाईवे स्पेशली, उन हाईवेज में महीने 2 महीने बाद ही पॉटहोल्स क्यों बन जाते हैं? इंडिया इज लैकिंग ऑन फाउंडेशंस। यही एक रीजन है जिसके कारण पॉटहोल्स का क्रिएशन रोड पे देखने को मिलता है। हम लोग टैक्स दे तो रहे हैं हर चीज में सरकार को, फिर भी आज देखा जाए तो रोड कंडीशंस हमें वैसी नहीं मिल रही। आज अगर मैं उस तरीके की अगर रोड्स बना करके दूं, आपका जो टोल है उसी में 3 टाइम्स हो जाएगा। आपकी कंपनी क्लेम भी करती है कि जो रोड्स हमने बनाए हैं उसमें 5 साल या 10 साल तक एक भी गड्ढा नहीं होगा, ऐसा आप श्योरिटी भी देते हैं। अतुल कंस्ट्रक्शन कंपनी आज आपकी जो है एमपी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। एमपी में गवर्नमेंट नई टेक्नोलॉजीज को बिल्कुल कुछ प्रमोट नहीं कर रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला था 1000 गड्ढों को फिल करने के लिए 1100 करोड़ का टेंडर निकाला। एक गड्ढे को भरने के लिए 1 करोड़ रुपए लगा। भी नितिन गडकरी जी ने बीच में एक रोड बनाया था और उस रोड को उन्होंने कचरे से बनाया था। रोड इंजीनियरिंग बहुत इजी दिखती है, बट रोड इंजीनियरिंग इज वेरी डिफिकल्ट। नमस्कार अतुल सर, कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। हम देखें तो अतुल कंस्ट्रक्शन कंपनी आज आपकी जो है एमपी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप हाईवेज इतनी फास्ट स्पीड से बनाते हैं एमपी के अंदर, और हम देख रहे हैं कि गडकरी जी भी आज पूरे इंडिया लेवल में बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हाईवेज का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। मेरा और मेरे जैसे सभी लोगों का, स्पेशली सभी जनता का, आम आदमी का सर एक सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि जितने भी हाईवेज बनते हैं, नए हाईवे स्पेशली, उन हाईवेज में महीने 2 महीने बाद ही पॉटहोल्स क्यों बन जाते हैं सर? अक्षर जी, इसमें सबसे फर्स्ट चीज क्या है कि हाईवे बनाने में टेक्निक्स होती हैं। बेसिकली जब हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर कंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पहले उसके फाउंडेशन से तैयारी होती है। अभी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट हैज लैक ऑफ फंड्स। तो जो बेसिक लाइक अगर हम यूएस आस्थों को देखें, जो यूएस में स्टैंडर्ड्स चलते हैं, हमारे यहाँ पे NHA की जो भी हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स चलते हैं, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया इज लैकिंग ऑन फाउंडेशंस। बेसिकली हमारे यहाँ क्या है, 5 लेयर का एक रोड होता है जिसके अंदर बेसिक नीचे सबग्रेड होता है, उसके ऊपर एक GSB ड्रेनेज लेयर होता है, फिर WMM होता है, फिर उसके ऊपर फाइनली बिटुमिन की लेयर होती है। हमारे यहाँ जो सबग्रेड वाली लेयर है और उसके ऊपर जो ड्रेनेज लेयर है, उसके बीच के जो फाउंडेशन वर्क है उसमें बहुत कम काम होता है। सरकार ने अब जाकर के इस चीज को तवज्जो देना स्टार्ट करी है कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट द फाउंडेशंस, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिटुमिन की लेयर है और जो नीचे की बेस लेयर है वो सिर्फ कुशन का काम करती है। बिटुमिन लेयर सिर्फ एक गाड़ी को चलने के लिए स्मूथनेस देती है। तो इंडिया का बेसिक प्रॉब्लम अभी आज भी है ऐसा, और ये बहुत सालों से ये चल रहा है कि सरकार फाउंडेशंस पे काम नहीं करती है, और यही एक रीजन है जिसके कारण पॉटहोल्स का क्रिएशन रोड पे देखने को मिलता है ज्यादातर। इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी सीमेंट ट्रीटेड बेस लेयर्स को इंट्रोड्यूस करा है, जो बहुत कॉमन है अमेरिकन गवर्नमेंट में या फिर विदेशों में बहुत कॉमन है, बट इंडिया में ये चीज बहुत नहीं है। सीमेंटेड रोड्स नहीं, बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम बिटुमिन रोड बनाते हैं, तो बिटुमिन रोड क्या होता है? डामर का रोड बेसिकली, अगर एक लेमैंग्री स्टेज में मैं बोलूँ तो बिटुमिन रोड जब हम बनाते हैं उसके नीचे की जो लेयर्स होती हैं, क्योंकि अगर आप क्यों कंपेयर करें, कंक्रीट रोड हो गया, अब कंक्रीट रोड तो ऊपर से ऑलरेडी एक सीमेंट बेस होता है कि जो अपने आप में एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे की लेयर पे फिर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने के कारण उस पे पॉटहोल बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। प्लस कंक्रीट रोड इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट बिटुमिन रोड को प्रमोट करती है। अब बिटुमिन रोड पे CTSB इंट्रोड्यूस करने का रीजन ये है कि जो CTSB जो लेयर होती है, इट इज बेसिकली इट्स अ सीमेंट ट्रीटेड सब बेस। सीमेंट ट्रीटेड सब बेस क्या करता है कि जो हमारी नीचे की लेयर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनहांस कर देती है। बेसिकली एक बिटुमिन रोड बनता है एग्रीगेट से, जिसको आम भाषा में हम गिट्टी बोलते हैं। क्या होता है कि हम उसका हमें एक रेसिपी तैयार करते हैं, उस रेसिपी को हम लोग लेइंग करते हैं, उसकी थिकनेस हमको सरकार से मिलती है, उसका पूरे स्ट्रक्चर पे एक लेयर का डिजाइनिंग होता है। अब क्या होता है कि मैं जब CTSB कर देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि बिटुमिन लेयर जो है हमारी और नीचे की सब बेस है उसके बीच में कुशन लेयर डालता हूँ, जो बहुत इंपैक्टफुल लेयर होती है। अल्टीमेटली क्या होता है, अगर मैं आपको यूं बताऊं कि कोई भी स्ट्रक्चर हो दुनिया में, कोई सा भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका घर हो, एयरपोर्ट का एक रनवे हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसका अल्टीमेटली जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सॉइल पे। आप कोई भी उसके ऊपर अगर कोई भी किसी
चीज पे फोर्स आया तो उसके नीचे की लेयर्स पे फोर्स आता है। ऊपर की सरफेस एक सिर्फ एक चिकना सरफेस है जिस पे आपकी गाड़ियां रन करती है, उसमें फ्रिक्शंस कंट्रोल होती है जिसके कारण गाड़ी ग्लाइड करती है। बाकी उसका जो लोड बेयरिंग जो हो रहा है, मतलब बेसिकली लोड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सॉइल पे होता है। तो CTSV की लेयर क्या करती है, उस इम्पैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो दिस इज वेरी कॉमन अक्रॉस द वर्ल्ड, बट इंडिया में आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीजन इतना लेट ये लोग NHAI ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, बट नेवरदलेस NHAI ने अभी करा है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से वी एज अ कंपनी, वी आर नॉट अ वेरी giant company, but despite of that we are the leaders in CTSV layer today. If you look at the highway from Ujjain to Devas, the new highway that has recently been constructed, we did CTSV layer for Gawat construction. We did the CTSV layer for Ashok Buildcon. We have done CTSV layer for UP government. We have done research CTSV projects for basically full depth reclamation projects for Maharashtra government. We are doing some projects on the same basis for the Adani group. सो बेसिकली CTSV जो है वो सीमेंट का एक छोटा सा कुशनिंग आप बता रहे हैं कि वो होता है। सर बेसिकली एक सॉइल होता है। सॉइल का क्या रहता है ना, बेसिकली एग्रीगेट स्टोन इज ऑल्सो सॉइल। उसका जो हमारा म्यूरिटर होता है वो भी सॉइल होता है। ओके, बस उसका क्या रहता है कि उसका बेयरिंग रेशियो ज्यादा होता है जिसको हम CBR बोलते हैं, मतलब हार्डनेस बेसिकली। हाँ, ओके, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अगर कम होती है, मतलब पानी सोखने की क्षमता कम होती है, तो वो जितना पानी सोखने की क्षमता कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो क्या होता है ना कि CTSV लेयर क्या करती है, जो सीमेंट एक तरीके से जो एक आर्टिफिशियल, एक बेसिकली इट्स आल्सो इन सॉइल बट इट्स एन आर्टिफिशियल पूरा एक प्रोसेस, मतलब एक मटेरियल को रेडी किया जाता है जो उस चीज से मिलने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देती है। अगर मैं केमिकल टर्म्स में आपको अगर बताऊं तो बेसिकली जब हम सीमेंट बेस बनाते हैं, सीमेंट बेस कैसे बनाते हैं, हम उसी एग्रीगेट के अंदर सीमेंट ऐड करते हैं। एक रेशियो में बनता है, इसकी रेसिपीज लैब में डिजाइन होती है कि इन द सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मशीन्स आती हैं, वो मशीन से पर क्यूबिक मीटर जितना भी सीमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, जो लैब में हमें रेसिपी हम लोग तैयार करते हैं इस चीज की, हम उस स्प्रेडर से उसको डालते हैं। फिर एक रेक्लेमेशन मशीन आती है जो हिंदुस्तान में बहुत बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स भी हैं, बट हाँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोड इंफ्रा। तो उस मशीन से हम लोग उसको बेसिकली अगर लेमन टर्म्स में बोलूँ, इट्स अ पल्वराइजर, इट्स अ बिग पल्वराइजर बेसिकली। तो वो क्या करता है, जो सीमेंट है और जो हमारा एग्रीगेट है उन दोनों को ग्राइंड कर देता है, मे बी इन द लेयर ऑफ 200 mm 250 mm डिपेंड अपॉन ट्रैफिक कंडीशंस। उसके बेसिस पे जब हम लोग पूरी लेयर को तैयार कर लेते हैं, फिर उसकी क्यूरिंग होती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसमें सीमेंट का क्यूरिंग बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो तरी, हाँ, पानी से जो जनरली पानी से, तो उसकी स्ट्रेंथ डेवलप करने में, सीमेंट की स्ट्रेंथ आने में टाइम लगता है। तो सीमेंट को बेसिकली वो दो टाइप के सीमेंट होते हैं, वो इन जनरल बहुत लोगों को पता है इस बारे में। OPC होता है, PPC होता है। OPC के अंदर फ्लाई ऐश का कंटेंट बहुत कम होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ जल्दी आ जाती है, मतलब उसको क्यूरिंग करना कंपलसरी होता है। तो जो भी टाइम पीरियड एक लैब में हम लोग डिजाइन करते हैं 7 to 8 डेज का, उसको क्यूरिंग पीरियड देते हैं। और उसके बाद हम जो बिटुमेन की उसके ऊपर लेइंग करते हैं, विच इज जनरल, उसके अंदर कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगता है। इन ग्रीन रोड्स उसकी नॉर्मल जब फिर बिटुमेन क्लियर करते हैं, तो वहाँ पर आमतौर पे देखा गया है कि वहाँ पे रोड्स की लाइफ काफी बेटर निकल कर आती है, जो कन्वेंशनल टेक्निक है। प्लस रिसर्च आस्थो में भी हुई है, ये रिसर्च यूरोपियन नेशंस में भी हुई है कि CTSV से बनी हुई रोड्स की लाइफ ज्यादा एनी डे बेटर होती है। प्लस अभी हिंदुस्तान की फिजिकल कंडीशंस कुछ इस तरीके की, हम लोग उस लेयर्स को, जो हमारी 5 लेयर है उसमें एक लेयर और ऐड हो गई है CTSV। अभी हम लोग उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं कि जहाँ पे हम ये लेयर एलिमिनेट कर पाए कोई सी एक भी। जिस दिन हम उस जगह पहुंच गए जहाँ पे हमने ये लेयर एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दी, उस दिन रोड कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर कॉस्ट भी कम होगा और रोड की सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो बेसिकली पॉट होल बनने का रीजन ये रहता है कि हमारे फाउंडेशन वीक है, लेकिन इन ऐसी इस तरह की टेक्नोलॉजी सामने आने लग गई है। जियोग्रिड एक नया टेक्नोलॉजी जो मुझे लगता है कि अभी आज की तारीख में अमेरिका में और जापान में, आई थिंक यस, जापान में अगर आपने सुना होगा स्टील रोड्स, बेसिकली दे आर नॉट स्टील रोड्स, ये एक तरीके से अगेन वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स होती हैं जिसको जियोग्रिड्स बोलते हैं, वो भी रोड्स में डल के आजकल रोड्स तैयार होने लग गई है, और जो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होती है, इको फ्रेंडली होती है। ठीक है, मेरे समाज ने वैसे एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने
जापान का वो वीडियो था। यस उसमें उन्होंने क्या करा था कि जैसे एक स्टील के जो सरिये होते हैं, पतले सरिये से स्क्वायर्स बनाए थे पूरे रोड पे। यस एंड बीच में उन्होंने वाटर के छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं उसको, पाइप्स डाल दिए थे। यस एक बार पूरा उस रोड सीमेंट करने के बाद उन्हें पता था कि उन्होंने पाइप्स कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल करे हैं, तो उन्होंने ऐसे डायगनली पूरे पाइप्स के वहाँ पे ऊपर से छेद कर दिए। तो अब जो गाड़ी उस पर चलती है तो सरिये की वजह से लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा सब दूर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पानी आता है तो पानी नलियों के थ्रू नीचे अंडरग्राउंड में चले भी जाता है। यस तो इससे अंडर वाटर रिजर्वायर भी, जो ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो भी रिचार्ज होता रहता है राइट और रोड भी खराब नहीं होता है। राइट। पर इंडिया में ऐसी कोई रोड टेक्नोलॉजी कभी हमने देखी नहीं किसी भी हाईवेज पे। सर क्या है, इंडिया में काफी सारी दिक्कतें हैं। मतलब आप यूँ समझे, इंडिया इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वी हैव लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम। उसमें सरकार को सिटी रोड्स भी बनानी है, उसमें सरकार को स्टेट हाईवेज भी बनाना है, उसी फंड में सरकार को नेशनल हाईवेज भी बनाना है, उसमें सरकार को मेंटेनेंस भी करना है जितने भी एग्जिस्टिंग रोड्स मैं हैं। आपको बीच में काटूं ऐसे, या फिर मेरे को मतलब मेरे मन में ऐसा सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि हम लोग टैक्स दे तो रहे हैं हर चीज में सरकार को। हम रोड टैक्स दे रहे हैं, हम जब भी अच्छी गाड़ी खरीदते हैं तो हम भर भर के पैसा रोड टैक्स में देते हैं। हम जब भी कोई अच्छा हाईवे यूज करते हैं तो हम वहाँ पर टोल टैक्स देते हैं। वो भी आजकल टोल टैक्स पहले वाला जैसा नहीं रहा ना कि 20-25 रुपया 100 रुपये। अगर आप इंदौर से अगर आप मुंबई तक जाएंगे तो आपको बीच में 300-350 रुपए तक के भी टोल्स आते हैं, काफी हेफ्टी टोल्स आते हैं। तो हम टोल्स भी बहुत फ्रिक्वेंटली पे कर रहे हैं, फिर भी आज मतलब देखा जाए तो रोड कंडीशंस हमें वैसी नहीं मिल रही है। राइट। नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट आप एक चीज ये समझिएगा, मतलब आप समझिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पर किलोमीटर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम है। आप यू कंपेयर करेंगे अगर इंडिया के रोड्स को अमेरिकन रोड से या फिर किसी भी दूसरी कंट्री के रोड से, वहाँ पर किलोमीटर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी एक छोटे अमाउंट में आपको एटलीस्ट एक इंफ्रा दे पा रही है। आई एम नॉट सेइंग इट इज वर्ल्ड क्लास इंफ्रा, बट एटलीस्ट यहाँ से एक चीज स्टार्ट हुई है कि वी हैव इंफ्रा टुडे। अभी आप देखेंगे, मतलब जब मैं छोटा था, मैं इंदौर से जब भोपाल हम जाते थे गाड़ी से तो हमें 5 घंटे 6 घंटे लगते थे। आज 3 घंटे में हम पहुंचते हैं। वो फैसिलिटीज के लिए हमें टोल देना पड़ेगा। आज अगर मैं उस तरीके की अगर रोड्स बना करके दूं, पहला तो आपका जो टोल है वो सीधा 3 टाइम्स हो जाएगा। अगेन इट पीपल के लोगों के पॉकेट पे वो बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। तो गवर्नमेंट को सारी चीजें देखनी है। अभी अल्टीमेटली आप चीज ये देखिएगा कि जितने भी हाईवेज हैं वो गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल पे बनाती है, पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल्स होते हैं, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर होता है एक पार्टी, एक गवर्नमेंट पार्टी होती है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने बिड कर दिया किलोमीटर के हिसाब से, गवर्नमेंट को भी एक प्राइस फिक्स करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये हम एसेट बना रहे हैं हमारे लोगों को यूज करने के लिए, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो बैंक एक प्राइवेट इंसान के पास गया कि भाई थोड़ा पैसा तुम लगाओ, हमने तुमको ये जगह दी है, उसके अगेंस्ट में आप हमको महीने का कुछ भी पैसा दे दो, जिससे हमारे दूसरी जगह के हम लोग मेंटेनेंस कर लेंगे। इस मॉडल्स पे काम हो, उस तरीके का इंफ्रा चाहिए। आपके टोल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली बिजनेस करने ही बैठा है कॉन्ट्रैक्टर भी। आप में समझिए, आज मेरी अगर पर किलोमीटर कॉस्ट 10 CR आती है, अगर मुझे उस चीज को और बेटर देना तो वो 15 CR अगर पहुंच गई, तो उतना पैसा मेरे टोल से निकाल पाऊंगा। मुझे गवर्नमेंट कोई अलग से नहीं दे रही है, कहीं कुछ अलग से नहीं दे रही है। तो हमको एक डिजाइन पे भी काम करना पड़ता है, हमको कॉस्टिंग भी लेकर चलना पड़ता है, प्लस हम ये भी सोच के चलते कि भाई ये जो एसेट यूज कर रही है लोग, वो उनको पॉकेट फ्रेंडली रहे। तो ये सब चीजों का अभी फिलहाल इंडिया में प्रॉब्लम है, बट जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से इवॉल्व हो रही है, अब धीरे धीरे इंडिया भी अडेप्ट करना स्टार्ट करा है। आप देखिए कुछ अभी जो प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली बने, दे आर वेरी गुड। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट एटलीस्ट वी आर एट अ पेस कि वी आर डूइंग लाइक इम्प्रूवमेंट्स काफी हैं, और इम्प्रूवमेंट्स की और भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी आपकी कंपनी क्लेम भी करती है कि जो रोड्स हमने बनाए हैं उसमें 5 साल या 10 साल तक अगर एक भी गड्ढा नहीं होगा, ऐसा आप श्योरिटी भी देते हैं। और तो ये सब किस बेसिस पे आप मतलब दे पाते हैं, जो दूसरी बहुत बड़े बड़े जैसे आज जो मार्केट में काफ़ी पुराने समय से जो आज कंस्ट्रक्शन हाईवेज में लीडर्स बैठे हुए हैं MP में स्पेशली, तो वो आज वो उस क्वालिटी को क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्वालिटी सर वो लोग भी कर पा रहे हैं। क्या है कि एक हर प्रोजेक्ट का एक मेजरमेंट होता है बेसिकली। अब जैसे हम लोग जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अभी, एक तो ये हो सकता है कि एक यंग ब्लड, आई हैव ऑलवेज, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो टीम है, उनको हम लोग यही ब्रीफिंग देते हैं हमेशा कि ठीक है, अभी आज हमारे थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। हमारा जो मॉडल ये है कि हमें रोड सस्टेनेबल बनाना है। प्लस क्या रहता है सर कि आज रोड बनी, अब आप एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि रोड बन के ऐसा नहीं कि वो हम उससे बाहर हो गए, हमें एक DLP दिया जाता है, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। सारे प्रोजेक्ट का DLP अलग अलग होता है। एक हाईवे प्रोजेक्ट का 20 साल भी हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट का
9 साल हो सकता है, हमारे केस में वो 5 साल होता है, किसी प्रोजेक्ट में वो 3 साल होता है। जब तक हमारा DLP चलता है तब तक वो लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होती है। उसमें अगर सिंगल पॉट होल भी हुआ तो उसका मुझे रिपेयर करना कंपलसरी, अदरवाइज मुझे नोटिस आएंगे, मैं ब्लैकलिस्ट हो सकता हूँ। और दूसरा, हमारे जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उसका 10% गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी रखा हुआ एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा रहता है। तो कॉन्ट्रैक्टर भी हमेशा यही इसी मोड पे काम करते हैं कि हमारे रोड्स अच्छे रहे। अब क्या रहता है कि लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एग्जीक्यूशन के कारण लोग रोड्स में डिफेक्ट्स आते हैं या कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में आते हैं। अब वहाँ पर हम लोग डिफरेंट यूँ हैं क्योंकि हम लोगों ने इतनी इन डेप्थ रिसर्च कर रखी है रोड पे, धीरे धीरे वी हैव बिकम सो एपेक्स नाउ। हम लोग उस टाइप की टेक्नोलॉजीज कम प्राइस में हम लोग हमारे रोड पे उसको यूज़ करते हैं और इसी के कारण हमारे रोड बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल बनते हैं। अभी उसका बहुत एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमें एक पता पड़ा था, एक टेंडर फ्लोट हुआ था महाराष्ट्र में। तो इट वाज बेसिकली बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात का एक जेवी था, गवर्नमेंट जेवी था। तो ताप्ती डैम आपने सुना होगा। JV मीन्स जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, बेसिकली इट वाज जॉइंट वेंचर बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट। मतलब आप और सरकार दोनों साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे दोनों सरकार ने मिलकर के एक बॉडी बनाया था। महाराष्ट्र गुजरात सरकार। हाँ, एक बॉडी बनाया था कि हम रोड्स को कैसे और सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम था, गुजरात में एक्सपोर्ट्स बहुत है, गुजरात इज लीडर इन इंडिया टुडे। तो वो उनका ये था कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि हमारे रोड सस्टेनेबल रहे, प्लस हमारे जो कैरिज टाइम है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ये इस विचारधारा के ऊपर उन लोगों ने ये जेवी का बनाया था। तो जब उसके टेंडर फ्लोट्स हुए तो यू विल बी शॉक टू नो कि MP से हमारी इकलौती कंपनी थी जिसने वो प्रोजेक्ट बिड करा। ओह माय गॉड। Yes, I was also shocked to know that time कि there are big players, massive players in every, and we are very small मतलब in that area. But anyways, we bid that project and उसके अंदर 11 किलोमीटर का स्ट्रेच था। तो उसके अंदर सरकार ने बोला कि आपका एक रिसर्च विंग रहेगा, सबको एक अपने डेडिकेटेड स्लॉट्स दे दिए कि ये स्लॉट्स है, आपको बनाना है, एंड आफ्टर 3 years they will evaluate कि how is the performance on that road. तो we used again full depth reclamation. It is for me, and what I think it is very common, popular in America, should be also very popular in India also. We use that technology for the construction of that particular stretch of road, and today I am so happy to say anyone can go and visit that place. It has been 4.5 years precise, no potholes, nothing. मतलब एक सेटलमेंट होता है रोड पे, वो भी नहीं आया। तो हम लोग उस तरीके की चीज़ें अब हमारे यहाँ MP में भी यूज़ कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट, गवर्नमेंट उस चीज़ का हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देती है, बट वी यूज़ दैट। ठीक है, हम लोग उस मशीन्स से नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसका केपेक्स और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग हमारे देसी तरीके से कुछ सॉइल स्टेबलाइजेशन केमिकल्स यूज़ करते हैं। वी आर ऑन द वर्ज कि हम लोग इस तरीके के कुछ केमिकल्स इंडिया में बनवाना स्टार्ट करें। देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड Zydex, very beautiful company. They are, making such chemicals for soil stabilization. They are doing some sort of research on how to improve life of bituminous layer. We are using all those things in our project, and that is the reason हमारे project बहुत sustainable है। और हम लोग DLP से ज़्यादा रोड की लाइफ गारंटी करते हैं आजकल। DLP क्या है? अगेन डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। और जो गारंटी जो आपने 20 साल जो एग्रीमेंट हमारा सरकार के साथ है, वही आपको 5 साल रोड मेंटेन करना। हमारे लिए 5 साल बहुत छोटा फिगर है। Okay. Yes, even I mean we are doing projects for MPRRDA today, Rural Road Development Authority. We are doing project for Road Development Corporation. We are doing projects for PWD. We are doing projects for airports also. We are using similar kind of, although at airport it is not मतलब we have to follow lot of protocols, but yes, rural road development authorities के अंदर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और हमें बहुत ही ब्यूटीफुल उसके रिजल्ट्स मिले हैं। So will it be correct to say कि
एमपी में अभी नए इनोवेशंस और नई टेक्नोलॉजी को लाने में अभी आप लीडिंग कंपनी हैं एमपी की। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो अगर सर अपन सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मैं अभी ये बोल सकता हूँ कि हाँ, हम लोग वन ऑफ दी कंपनी है जो इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर रही है। बट अभी अगेन एमपी में गवर्नमेंट नई टेक्नोलॉजीज़ को बिल्कुल कुछ प्रमोट नहीं कर रही है। मतलब अगर आप फुल डेप्थ रिक्लेमेशन देखें तो बहुत ही कम टेंडर्स फ्लोट हुए हैं इस टेक्नोलॉजी पे। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ यूपी देखें, एवरी रोड इट्स अ स्मॉल स्टेट हाईवे, इट्स अ नेशनल हाईवे, इट्स अ सिटी रोड, सब एफडीआर पे काम चल रहा है वहाँ पे। एंड आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड टू नो द काइंड ऑफ वर्क यूपी गवर्नमेंट इज डूइंग टूडे। एमपी का अगर मैं देखूं तो इंफ्रा रोड का दायरा बड़ा है, एरिया बड़ा है, बट आई डोंट नो, मे बी लैक ऑफ नॉलेज कॉन्ट्रैक्टर्स हैव, मे बी देयर इज अ फियर इन द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की हाउ माइट बी यू नो द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, उसके कारण। बट देर आर वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स। एंड अगर हाँ इस तरीके के कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं तो वी आर दी कंपनी, वी यू नो स्टेप अहेड टू एग्जीक्यूट सच प्रोजेक्ट्स। सर आई डोंट नो, ये मतलब मुझे बहुत शॉकिंग एक न्यूज़ मिली थी जब हम रिसर्च कर रहे थे कंस्ट्रक्शन, स्पेशली हाईवे कंस्ट्रक्शन को लेकर। अभी रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला था स्पेशली बेंगलोर के लिए। 1000 से ज़्यादा वहाँ पे गड्ढे हैं, 1000 गड्ढों को फिल करने के लिए 1100 करोड़ का टेंडर निकाला है। मतलब एक गड्ढा 1 करोड़ रुपए का, ऑलमोस्ट मोटा मोटा एक गड्ढे को भरने के लिए 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं। वो सर एक्चुअली क्या है, वो पॉट होल भरने का टेंडर फ्लोट नहीं हुआ है। वो एक्चुअली वो उस अगेन वो जो पोर्शन पूरा ख़राब हुआ है उसको पूरा वो लोग नया बना रहे हैं बेसिकली। तो उसकी कॉस्ट 1000 करोड़ है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, मैंने भी सुनी थी ये बात, मैंने भी पढ़ी थी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया इस चीज़ के ऊपर। बट वो एक्चुअली सिर्फ पॉट होल फिलिंग का नहीं होगा वो टेंडर। इट इज़ अबाउट द यू नो कि हाउ टू मेक दैट एरिया सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर। तो वो पूरा उसको कन्वेंशनल जो भी उनका बैंक्स होंगे उसको पूरा ब्रेक करके उसमें वापस से रीफिल करके पूरा नया रोड बनाने का उसमें आया होगा। रिफिल से मुझे एक मतलब मेरे मन में एक सवाल है सर कि मैं जनरली बहुत ज़्यादा मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, तो मैं हाईवेज़ वगैरह बहुत ट्रैवल करता हूँ स्पेशली बाय कार। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी अपना जो हाईवे होता है, जो नेचुरल जो फर्स्ट हाईवे बनता है, उसके बाद जब भी कहीं फिलिंग होती है हाईवे पे, वो अलग ही फील हो जाती है कार में। फीलिंग जो रोड से उठी हुई आती है या कुछ मगर ही रहती है। उसका सर रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका क्या है कि जब भी पैच बनता है तो हमारे यहाँ बेसिकली दूसरी कंट्रीज़ में अगर पैच बनता है तो उसमें पहले मिलिंग करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये मेरा रोड है, यहाँ पर मैं मान लो कि मेरे एक लेयर कुछ ख़राब हुआ, तो दूसरी कंट्रीज़ में, इंडिया में भी वैसे ही होना स्टार्ट हो गया है। मैं पहले उसको मेल करता हूँ। बेसिकली मैंने एक लेयर बिटूमिंग की पूरी हटा दी, उसमें से 50 mm या 40 mm 30 mm वट एवर इट इज़। उसको मील करने के बाद मैंने उसके ऊपर अगर मैंने लेइंग करा, फिर वो मेरा स्मूथ हो गया। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स या गवर्नमेंट क्या करती है कि वो जो ख़राब हुआ एरिया पे उसी के ऊपर वापस से थोड़ा सा इमल्शन करके उसी के ऊपर लेइंग करती है, तो वो थोड़ा सा उड़ जाता है। अच्छा, इसका एक रीज़न ये भी है कि विद अ फियर कि बाद में सेटलमेंट वापस आ सकता है, तो मोस्टली उसमें मिलिंग नहीं करते, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस अगेन। मैंने एक यूएस, आई डोंट नो शायद यूएस या यूरोप की एक, हम लोग अभी रिसर्च में हम लोगों ने एक वीडियो देखा था कि एक मशीन प्रॉपर एक ट्रक जो पूरी इक्विपमेंट्स और वो सब लेके जा रहा था, एक छोटा सा पॉट होल था, उस ट्रक ने प्रॉपरली, उसकी मशीन ने एक स्क्वायर काटा वहाँ पे, जो उसने पूरा पॉट होल को कवर कर लिया था। स्क्वायर काटने के बाद वही जैसा आप बता रहे डांबर का जो ऊपर का लेयर था, वो थिकनेस जो भी थी उसका मुझे आइडिया नहीं, बट वो डांबर का लेयर पूरा उन्होंने हटाया। उसके बाद उसको फिर से पूरा उसमें करा, और उसी मशीन के अंदर एक छोटा सा रोलर भी लगा हुआ था जिसने उसको पूरा प्रेशर से करके और पूरा एक जैसा कर दिया। उसके बाद में उसने काफ़ी हीट देने के, या वो जो आई डोंट नो कि वो हवा मार रहे थे या हीट दे रहे थे, उससे उसको पूरा सुखा दिया, और फिर वहाँ पर उसको 24 घंटे तक उसके ऊपर मतलब ब्लॉक कर दिया था कि वहाँ पे उसके ऊपर कोई कार नहीं जाए, एंड नेक्स्ट डे उसको हटा दिया। एंड वो फील नहीं हो रहा है कार के अंदर कि कुछ भी वहाँ पे बम्स था। या इस टाइप का टेक्नोलॉजी क्या इंडिया में मौजूद है? यस, एंड आई एम वेरी प्राउड
to say that we have such technologies in our On your company? Yes. वो हो गई. So basically, it wouldn't be wrong to say maybe 2 or 3 years down the line, we will be housekeeping company of highways. We have sort of all the machines. अभी आप जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं इसको इंफ्रारेड बेसिकली पैच रिपेयरिंग मशीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं. It is very common in US again, new in India. Although we are sourcing such machines on lease basis right now, it's very expensive machine. लेकिन हाँ, इसके इंडिया में बहुत कम लगने स्टार्ट हुए हैं अभी. लकीली वी कन्विंस मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दे हैव फ्लोटेड अ टेंडर. वी आर वेरी मतलब वी आर स्टेपिंग अहेड कि वी वांट टू डू समथिंग इन दैट टेंडर. एंड ये बेसिकली क्या है सर, ये वाली जो टेक्नोलॉजीज़ है, एक तो हाईवे आपका लॉन्ग टाइम तक मेंटेनेंस करती है. आपके रोड पे पॉटहोल होंगे, देयर इज़, अब वो आप यूएस ले लो, आप वो जापान ले लो, कुछ भी दुनिया की कोई भी रोड, अगर बिटुमिन रोड है और वहाँ पर अगर वाटर रिटेंशन है तो वो पॉटहोल होना है. ये बिटुमिन की फिजिकल प्रॉपर्टी नेचर है ये नेचर है, उसको कोई भी जी कर सकता है. अनटिल एंड अनलेस आपने बिटुमिन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पर रबर ऐड करा है, अब ऐसी कुछ चीज़ें करी तो बात अलग है, बट आमतौर पे बिटुमिन की प्रॉपर्टीज पॉटहोल वाली होती है. अब आपने उसको कितना जल्दी रेक्टिफाई करा वो आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है. यस, तो जो मशीन का आपने जिक्र करा, तो बेसिकली इट्स अ इंफ्रारेड मशीन. ये एक ही होस्ट मशीन रहती है, पूरी एक ही चेसिस पे मशीन बिल्ट होती है. बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही है. इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज इस तरीके की मशीन बनाती हैं, बट इंडिया में उतना लेवल का अभी इनोवेशन नहीं है, इसलिए मोस्टली बाहर से ही हम लोग इंपोर्ट करते हैं मशीन्स. on lease. Yes, on lease basis. अभी recently we have given a contract to a company in US, जिससे हम लोग अभी ये पंच मशीन्स खरीद रहे हैं हम लोग. और we are taking care of some of the highways for the Buildcon also. I mean, we are in conversation with them to again using some good and innovative machines that they put. Buildcon is a construction company again. Yeah, Buildcon is a mega construction company in MP, and they are top 10 companies in India, across India. They are doing wonderful job. Again, I told you, like, bitumen has this physical property where potholes develop on a very faster rate. So yes, all these kind of machines helping keeping highways maintained and all. Yes. अभी काफ़ी इस तरीके की मशीन्स इंडिया में आई है जिसमें कंक्रीट मिलिंग भी होता है. अगर कंक्रीट का अगर आपका एक लेयर, अब बेसिकली कोई एक पैनल ख़राब हुआ तो अभी इंडिया में कन्वेंशनल प्रैक्टिस है कि उसको ब्रेक किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर वापस से जो कन्वेंशनल तरीके से वो पूरा बनाया जाता है. बट हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें सिर्फ वो लेयर ऊपर की मील हो जाती है, और आपके पास एक छोटा सा एक मे बी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट. एक आपने बिल्डिंग में कंक्रीट मिक्सर देखा होगा, मुझे सिर्फ वही चाहिए, एक छोटा सा केमिकल का बैग चाहिए, उससे मैंने मिक्स करा, उसको बनाया, आफ्टर 3 years इट्स गुड टू गो. So this is, new things which we are focusing on as a company. We are not focusing on कि we want to, get into big highways. Eventually we will get into that, and we are, approaching very fast, on a very faster rate into highways and all. But again, our approach as a young and as a first generation entrepreneur in construction, how innovatively I can, get into road construction, or how innovative I can align my interest with the government. So that is our forte, and that is why we are right now we are known among the government officers. सर मतलब कभी कभी मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि अगर मैं कार ख़रीदते टाइम अगर मैं रोड टैक्स पे कर रहा हूँ, अगर मैं टोल टैक्स पे कर रहा हूँ, उसके बाद भी अगर किसी पॉटहोल की वजह से मेरी कार अगर डैमेज होती है तो उस डैमेज को ठीक करवाने का पैसा शायद सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार को जो चाहिए था वो तो मैंने दिया, पर जो सरकार को डिलीवर करना चाहिए था, अब मतलब सरकार किसी भी वे में कर सकती है ना, वो तो फिर आपके थ्रू कर रही है कि वो पॉटहोल बना क्यों जो भी है, पर उसका हर्जाना तो कहीं ना कहीं पे होना चाहिए एक कंज्यूमर को, एक सिटीज़न को.
अब देखिए सर, ये थोड़ा सा वैसा पार्ट हो गया कि अब अगर आप गवर्नमेंट के पास ये चीज़ लेकर जाते हैं कि भाई आपके रोड्स के कारण मेरी गाड़ी डैमेज हुई है या डेथ्स होती हैं रोड पे, अपन देखते हैं एक्सीडेंट्स, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको ये भी चीज़ बोलेगी गवर्नमेंट कि भाई आप पहले जो 6 घंटे का सफ़र था आप 4 घंटे में कर रहे हैं या 5 घंटे में कर रहे हैं। पहले आप ये समझिए कि आपको अगर मुंबई जाना होता तो आपको शायद महीने में 1 फ़्लाइट मिलती थी, आज आपके पास हर 3 घंटे में फ़्लाइट है। तो काम हो रहे हैं और उसका बेनिफिट भी है और उसका उसका हर चीज़ के साथ एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। तो अभी काम होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये जनता के ऊपर है। अब मुझे लगता है कि इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट को जो टेंडर की प्रक्रिया है या फिर जिस तरीके से अभी ट्रेंड भी देखा जा रहा है उसमें अगर थोड़ा सा बदलाव करे सरकार, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो ये स्थिति हो रही है पॉट होल्स की या फिर ये सुधर सकती है और इस पे काम भी हो रहा है। अभी आज से अगर मैं आपको 2-3 महीने पहले की पुरानी की बात बताऊँ तो कॉन्ट्रैक्टर्स का बिडिंग में कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। आज अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बहुत कम रेट बिलो बिड करता है तो उसको सरकार को डबल सिक्योरिटी देना पड़ती है। अब गवर्नमेंट सारी चीज़ें कर रही है लेकिन वो ट्रेंड आने में थोड़ा समय लग रहा है। ये मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। अब टाइम हमारा है एज यू नो सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सी आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, दैट्स अनदर थिंग, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं हो गया या फिर जितने भी दुनिया में सबका काम ये हो गया है कि अब उनको जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि किस तरीके से। अभी आप देखेंगे न्यूज़ में, मैं आपको बताता हूँ, मैं रोज़ न्यूज़ देखता हूँ, रोज़ एक्सीडेंट से आप देखते हैं कितनी डेथ हुई है। उसके बाद भी आप देखेंगे तो अभी आप नीचे जाएंगे थोड़ी देर बाद आपको एक गाड़ी रश करती हुई मिलेगी। करेक्ट। अब वो उसमें सारी चीज़ें हैं। अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कर रही है तो वही होता है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। नहीं, ये बात तो मैं बिल्कुल आपकी मानूंगा सर कि पहले जहाँ मैं खुद पर्सनली कार जहाँ 80, 90 या 100 पे चलाता था तो मुझे डर लगता था, पर अब वही कार को मैं बहुत सेफ फील करता हूँ जब मैं गाड़ी को 140, 160 तक भी लेके जाता हूँ। ऑल्दो सिर्फ अलाउड परमिशन वाले रोड्स पे ही मैं बात कर रहा हूँ, बट बहुत सुपरबली मतलब चीज़ें मेंटेन्ड है और काफ़ी अच्छे में। यहाँ से जब भी राजस्थान जाता था तो मुझे लगता था कि कब राजस्थान का बॉर्डर आएगा, क्योंकि राजस्थान का जहाँ से बॉर्डर शुरू होता था वहाँ के रोड्स एकदम सुपर डेवलप्ड थे, बट एमपी जहाँ तक लगा हुआ था तब तक वहाँ पे, पर अब रोड बहुत अच्छे हो गए। ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि स्पीड जो है वो गाड़ी की ऑफकोर्स बढ़ी है, ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस कम हुए हैं, ये तो बिल्कुल सही है। आएगा सर, वो जो आप जो जनता चाहती है वो भी चेंज आएगा। हमारे यहाँ भी उस क्वालिटी, उस स्टैंडर्ड्स के क्वालिटी डिलीवर होना स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखें अटल टनल का काम, मतलब वंडरफुल, इट्स अ इंजीनियरिंग मार्वल अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे। चेनाब ब्रिज, इट्स अ थर्ड जुआरी ब्रिज, मतलब इट हैज़ स्टार्टेड, मतलब। और वो चीज़ मुझे लगता है कि अक्रॉस द स्टेट भी धीरे धीरे वो मॉडल्स कॉपी होंगे, समय लगेगा। इंडिया इट्स अ ह्यूज कंट्री। करेक्ट। मैं अभी देख रहा था सर कि इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो एक तरफ और पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक तरफ, तो हम दोनों बराबर कर सकते हैं। इंडिया चाइना की पॉपुलेशन वर्सेस वर्ल्ड पॉपुलेशन सेम। यस, अग्रीड। सर, हम जैसे टेंडर्स की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि टेंडर्स किस तरह से निकलते हैं, किस तरह से फ्लोट होते हैं, और क्या टेंडर्स के पहले सरकार ये चीज़ चेक करती है कि कौन सी जो कंपनी है वो नए इनोवेशंस के साथ में, नए रिसर्च के हिसाब से रोड्स कंस्ट्रक्शंस कर रही हैं, या फिर वो टेंडर्स का आज भी वही सेम प्रोसेस चल रहा है जैसे पहले से चलता हुआ आ रहा है। और साथ ही जैसे अभी आपने मुझे बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र के जो रोड्स हैं, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र ने जो जॉइंट वेंचर किया था वो एक छोटा सा 11 किलोमीटर का पैच, बहुत छोटा सा होता है, तो वो उन्होंने सिर्फ ट्रायल के लिए करा कि नई टेक्नोलॉजी को हम एक बार लगा कर देखते हैं क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं, एंड देन वो उसको पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेती है? यस, गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेती है, डेफिनेटली लेती है। अभी आपने जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा टेंडर का, तो बेसिकली हर
स्टेट का एक अपना एक प्रोक्योरमेंट साइट है, ई प्रोक्योरमेंट साइट रहती है जिसके अंदर टेंडर सरकार फ्लोट करती है। मतलब बेसिकली सबसे पहले वेबसाइट पर टेंडर दिखता है। Yes. आप लोगों को अगर पता करना है कि टेंडर निकला है नहीं निकला है तो आपको उस वेबसाइट पे लाइव रहना पड़ेगा। यस ओके ठीक। गवर्नमेंट अपने टेंडर्स फ्लोट करती है उस साइट पे, जैसे एमपी की एमपी टेंडर्स है, एनएचआई की टेंडर्स है, सब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस की एक वेबसाइट है। उन वेबसाइट पे टेंडर्स फ्लोट होते हैं, आपको वो टेंडर्स का व्यू करना है और हर एक टेंडर का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, उसके विद इन उस टाइम पीरियड में आपको टेंडर को बिड करना है। अब इसमें जो इवैल्यूएशंस हैं उसमें सरकार ने टेंडर को 3 भाग में बांट रखा है। वो भाग एनवेलप्स में है, एनवेलप ए, एनवेलप बी एंड एनवेलप सी। एनवेलप ए के अंदर कंपनी के जितने भी बेसिक आपके हो गए, आपके रजिस्ट्रेशंस हो गए, आपके लाइसेंसेस हो गए, जो भी रिक्वायर्ड रहता है टेंडर बिड करने के लिए, जीएसटी सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके रजिस्ट्रेशन ईपीएफ में हो गए, वेरियस डिपार्टमेंट के उसमें होता है। आपने ये इसमें आप ये सब चीज़ें तो आप एलिजिबल हो, वो एनवेलप है आप सक्सेसफुली खुल जाएगा आपका। अब जो आप चीज़ें आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इंडिया में अभी फ़िलहाल वैसे कुछ चीज़ें मापदंड नहीं आए, मेजरमेंट्स नहीं आए कि इनोवेशन के बेसिस पे हम कंपनी को देंगे, बट इंडिया में अभी जो क्वालिफिकेशंस है वो इस बेसिस पे है कि जैसे जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका आपने पिछले साल में आपने उसका या तो 50% करा होना चाहिए या फिर 30% के आपने 2 करे होना चाहिए। वो डिपेंड करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट में एक एनवेलप ए है जिसके अंदर मेरे पास सारे मेरे पेपर्स हो गए, तो गवर्नमेंट ने बोला यार ओके गुड टू गो। फिर एनवेलप बी उनने मेरा देखा, तो एनवेलप बी में वो मेरे से पूछेंगे भाई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट की कॉस्ट सरकार ने फ्लोट करी है, सरकार के हिसाब से वो प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, वो मैं कितने में भी करूँ वो बात अलग है। 100 करोड़ सरकार ने उसका पीएसी दे दिया हमको। अब जब मेरे जो सबमिशंस होंगे तो उसमें क्या रहता है, या तो मैंने पिछले मतलब लास्ट 5 ईयर्स का पूरा इवैल्यूएशन होता है, उसमें यह कि या तो मेरा 50 करोड़ का सिंगल वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, जो कंप्लीटेड होना चाहिए ऑन पेपर्स, इट हैज़ टू बी साइंड बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ दैट डिपार्टमेंट, या फिर 30 करोड़ के 2 काम करे होना चाहिए, या फिर 20 करोड़ के 3 काम करे होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो ये ऐसे मेजरमेंट्स रहते हैं। फिर आपके पास किस टाइप के इक्विपमेंट से, आपका फ्लीट कितना बड़ा है, आपने कितने टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, और आपके पास आज की तारीख में कितने प्रोजेक्ट्स अनकम्प्लीटेड है, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है, ये सब चीज़ों का इवैल्यूएशन बहुत हैवी स्केल पे होता है। उसके बाद ये टेंडर्स दिए जाते हैं। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले टेंडर फ्लोट होता है, Yes. फिर आपको सरकार आपका नो योर बिडर का एक वो करती है, इसमें आपके सारे डिटेल्स वगैरह चेक होता है। यस उसके बाद में जो भी टेंडर का एक्चुअल में सरकार कॉस्टिंग निकालती है, यस उसका 50% जो रहता है वो आपको पहले से ही पिछले 5 साल में कोई ना कोई आपको प्रोजेक्ट किया हुआ होना चाहिए। यस अगर आपको इस साल का 100 करोड़ का मिल रहा है तो हो सकता है अगले साल सरकार आपको 200 करोड़ का काम दे दे। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी में अलग है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में अगर आपने 1 करोड़ का काम करे तो आप सिर्फ 50 लाख के काम ले सकते हैं। वो उल्टा है, वहाँ पे 200% वाला स्केल चलता है। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग चलता है। आप पोर्ट बिजनेस में अगर हो, पोर्ट के कुछ कंस्ट्रक्शन में हो, तो वहाँ पे 500% चलता है। उल्टा है सीधा। उल्टा चलता है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ का काम किया है तो आपको अगले साल जो अगर प्रोजेक्ट मिलेगा तो उससे कम का ही मिलेगा, ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और रोड इंफ्रा में उल्टा रहता है। इसकी रीज़न थी, रोड इंफ्रा में तो रॉकेट साइंस नहीं लगता है। रोड इंफ्रा इज सिंपल बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। अगर मैं सिर्फ रोड्स की बात करूं, और ठीक है, हम लोग जब रोड्स के साथ हमें टनल्स बनानी होती है, ब्रिजेस बनाना होते हैं, वहाँ पे हमारे मेजरमेंट्स बहुत हाई होते हैं। जो क्वालिफिकेशंस के लेवल होते हैं दे आर वेरी हाई। तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन जो इन एयरपोर्ट हो गए, पोर्ट्स हो गए, जो ड्राई पोर्ट्स हो गए, इनलैंड पोर्ट्स हो गए, या फिर मैं बात करूँ रेलवेज़ की बात करूँ, अभी रिसेंटली वी हैव आल्सो गॉट इनटू रेलवेज़, not on a very wide scale, but yes we have started with railway also। वहाँ पर मेजर और क्वालिफिकेशंस और भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्वालिफिकेशंस आपके इंजीनियरिंग ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, तो यहाँ थोड़ा सा टफ होता जाता है। सो बेसिकली आप एक वेबसाइट पे टेंडर्स चेक करते हैं, उसको आप फिर बिड करते हैं। यस। बिड करने के बाद सरकार
आपका क्वालिफिकेशन देखती हैं कि आपने अभी तक रोड कंस्ट्रक्शंस में कितने के टेंडर्स पिछले 5 साल में उठाए हैं। राइट। आप उसमें डिफ़ॉल्ट तो नहीं करा है, मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट को ऐसे खुला छोड़ दिया हो या फिर उसको आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया कि मैं नहीं करूँगा आगे, या बैंक्रप्सी फाइल करी हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि आपके इक्विपमेंट्स कितने हैं, मशीनरीज वगैरह, आपकी हर मशीन की वैल्यूएशन होती है, उसमें आप जो खुद ओन करते हैं और जो आप लीज पे लेने वाले उन सब का डिटेल आपको शो करना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद में अभी आप फिर सरकार आपको जो है फाइनलाइज करती है। तो फाइनलाइज कैसे करती है सरकार, मतलब जो मुझे एक बेसिक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड जो मुझे पता है वो क्या होता था कि 3 लोगों ने अगर बिडिंग करी है, किसी ने 100 करोड़ करा है, किसी ने 90 करा है, किसी ने 80 करा है, तो सरकार 80 वाले को फाइनलाइज कर देती थी। बट शायद अब इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। आज भी यही है। आप अगर ये 2 कंडीशन में क्वालिफाई होते हो, फिर एक आपका आखिरी होता है एनवेलप सी, जिसके अंदर आप रेट बिड करते हो। परसेंटेज अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो रेट बिड करते हो, आइटम रेट रहता है, तो उसमें आप हर प्लेयर का एक अपना अपना आइटम रखते हो। बेसिकली आप यूँ समझो, आप एक अमाउंट ही बिड कर रहे हो अल्टीमेटली। तो जो लोएस्ट बिडर होगा प्रोजेक्ट, उसको अवार्ड हो जाता है बेसिकली। तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए या फिर जो ये बीओटी और ओएमटी से थोड़ा अलग रहता है, बट बेसिक यस। सो बीओटी बेसिकली क्या होता है, एक मान लो एक स्ट्रेच है 100 किलोमीटर का, सरकार ने उस पर बीओटी प्रोजेक्ट टेंडर फ्लोट किया है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो उसमें क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको सरकार पैसा नहीं देती है, सरकार दे भी सकती है, डिपेंड करता है टेंडर्स की कंडीशन क्या होती है। उसमें बीओटी प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर जो अपना जो अमाउंट है वो वाया टोल निकालता है। यस। तो उसके अंदर बिड होता है कंसेशन फ़ी का। बेसिकली कंसेशन फ़ी एक अमाउंट होता है, बेसिकली इट्स अ रेंट। अगर एक लेमैन टर्म्स में बोलूँ, रेंट जो आप एनएचआई को दे रहे हो, क्योंकि वो जो सेक्शन पे आप रोड बना रहे हो वो एसेट सरकार का है। आप सरकार का एसेट यूज़ करके आप वहाँ पे रोड बना रहे हो, जिसके अगेंस्ट में आप रेवेन्यू कर रहे हो, और उस रेवेन्यू के अगेंस्ट में आप एक कुछ परसेंटेज एनएचआई को, मतलब गवर्नमेंट को दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं कंसेशन फी। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट कंसेशन फी बिड करता है उसको वो वाला प्रोजेक्ट अवार्ड होता है। मतलब बनाना भी आपको है, ऑपरेट भी आपको करना है और मेंटेनेंस भी आप ही को करना है। अब वो अगर समझ लीजिए 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो अगर उसमें 2 टोल लगाने हैं, तो आपने एनएचआई को बोला कि मैं 4000 करोड़ में उसको खरीद लेता हूँ। टोल्स आप अपने हिसाब से वसूल करेंगे? नहीं, टोल्स हमारे हिसाब से हम वसूल नहीं कर सकते। इसकी भी एक एग्रीमेंट होती है, और इसके एग्रीमेंट होती है स्टार्टिंग से। टोल के जो प्राइजेस है वो 1985 से जो चल रहे हैं वो आज भी वही चल रहे हैं। तो बेसिकली टोल के जो प्राइजेस होते हैं वो एक बेसिक अमाउंट ऑलरेडी डिसाइडेड है। टोल के प्राइजेस कोई भी आपने स्टेशन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। बहुत ही स्पेशल कुछ केसेस होते तो वो मिनिस्ट्री से जाके आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक बेसिक फ़ी होती है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो अब आपके जो टोल के जो प्राइजेस है वो आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका 40% एंड फिक्स 3% के हिसाब से इंक्रीमेंट होता है हर साल। तो वो उसके मेजरमेंट्स रहते हैं, उस हिसाब से हमें टेन्योर मिलता है 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। उसमें हमको पूरा प्रोजेक्ट का पैसा भी निकालना है, उसमें हमें प्रोजेक्ट मेंटेन भी करना है, हाईवे भी मेंटेन करना है, सब कुछ उसी एग्रीमेंट के तहत। मतलब जैसा आपने अभी 100 करोड़ बताया, तो 100 करोड़ के अंदर प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी आ गई, उसको 10 साल मेंटेन करने की कॉस्ट भी आ गई, उसमें आप टोल लगा सकते हो, और आपका ये जो परसेंटेज फॉर्मुलेशन होता है उसके बेसिस पे आप टोल भी डिसाइड कर सकते हो। यस, राइट। और 10 साल अब आपके पास में हो। यस। अब उसमें अगर कुछ भी इशू आता है, कुछ भी अगर दिक्कत आती है, तो सरकार आपको डिफ़ॉल्ट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। टर्मिनेशन के पूरे लॉज हैं, वेरी स्ट्रिक्ट टर्मिनेशन लॉज हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक बीओटी प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर अगर एक सिर्फ वॉशरूम नहीं बनाता है, जो है टोल्स पे आपके वॉशरूम्स होते हैं, पर डे 5 लाख रुपीज़ की पेनल्टी होती है। और सर एम्बुलेंस का भी ऐसा ही कुछ है? यस। बेसिक अमेनिटीज़ में आता है, जिसको हम प्रोजेक्ट फैसिलिटीज़ भी बोलते हैं। उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर को एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग व्हीकल और एक टो व्हीकल को मेंटेन करना कंपलसरी है। एक कोई भी हाईवे पे इंडिया के आपको ये 3 चीज़ बेसिक आपको मिलेगी हमेशा। और पेट्रोलिंग व्हीकल का भी एक फिक्स रहता है कि उनको इतना पेट्रोलिंग करना ही, भले वो खाली चलें,
कुछ हुआ नहीं हुआ वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको इतना पर डे आपको इतना पेट्रोलिंग हाईवे का करना कंपलसरी है। ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस में होता है, ये सब एग्रीमेंट के पार्ट्स हैं ये। पर सर जब मैं इंदौर से भोपाल जाता हूँ, जो हमारे स्टेट की राजधानी है, हम इंदौर से भोपाल जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे टोल्स आते हैं बीच बीच में, और मैंने सिर्फ एक ही टोल देखा जिसमें हमेशा एम्बुलेंस मिलती, बाकी और कोई टोल पे एम्बुलेंस। ऑफिसर वो क्या है कि देखो रूल्स बनते हैं और रूल्स कितने फॉलो होते हैं वो तो सब अलग चीज़ है, वो चीज़ अलग है, बट रूल्स हैं। गवर्नमेंट ने ये सब रूल्स मतलब कंपलसरी कर रखा है। अब कितना वो ग्राउंड वर्क पे कितना पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता है वो डिफरेंट है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर्स करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, वो सबका अपना अपना है। अब जैसे अगर आप यहाँ से एमपी से बाहर निकलेंगे, मैं एमपी के बाहर जब भी या तो कॉन्फ्रेंसेस में भी जाता हूँ या फिर हम लोग कभी कुछ प्रोजेक्ट्स की विजिट के लिए जाते हैं, 100% फॉलोअर्स है। मतलब आई डोंट नो व्हाई इट इज़ इन एमपी, बट अगर राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो आपको हर टोल पे उनकी बेसिक एमेनिटीज़ पूरा बहुत अच्छे से एग्जीक्यूटेड करा हुआ मिलेगा सब कुछ। वहाँ पे उनके एम्बुलेंस, उनके हाइड्रो सब कुछ मेंटेन रहते हैं। एमपी थोड़ा सा अभी इन चीज़ों में हल्का हल्का लैक करता है, बट अगेन वी आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, ग्रोइंग। यस। अच्छा, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, आपने हाईवे सबमिट कर दिया कि नेट इज़ मतलब आप फीता काटने आ सकता है कोई भी, तो उसको चेक कौन करता है कि आपने भी जो मटरी है या जो डांबर है वो बीच में ज़्यादा डाला है या साइड में ज़्यादा डाला है? इसका फिर क्या होता है ना, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड आपके हर दिन आपके जो आप काम कर रहे हैं उसका ऑडिट होता है। इट इज़ नॉट जस्ट वन टाइम प्रोसीजर, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसीजर। जब तक हम बेसिकली अगर मैं आपको एक लेमैन टर्म्स में बोलूँ, जब तक हम ये प्रोजेक्ट को बना करके हमारी सरकार को हैंड ओवर करते हैं तब तक हमारे ऑडिट्स होते हैं। हम जब एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बिटुमिन की लेयर का काम कर रहे हैं तो उसका एक सैंपल लैब में जाता है, एक सैंपल हमारी लैब में जाता है, एक लैब जहाँ पे प्रोजेक्ट साइट है वहाँ पर बनती है, एक लैब गवर्नमेंट की खुद की होती है, उसमें बहुत हैवी जो है इसके मेजरमेंट्स होते हैं कि इंस्पेक्शन होते हैं बेसिकली कि आपने कितना कंटेंट उसके अंदर है, और कंटेंट और ये सब रेसिपीज ऑलरेडी डिज़ाइन होती है, उसमें +5% -5% का वेरिएशन अलाउड होता है बेसिकली। इतना वेरिएशन साइट्स पे आता है तो वो सब चीज़ों को इट्स एन ऑन गोइंग ऑडिट प्रोसीजर वो चलता है, और वो उसके बाद ही हमें ये सब फिजिकली होता है? यस फिजिकली होता है। इसमें भी एडजस्टमेंट्स होने के चांसेस बहुत बनते होंगे। नहीं सर, अब देखिए वो वाली प्रैक्टिसेस तो हर जगह होती है, बट अभी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है इन सब चीज़ों पे। और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर भी इसको लेकर, क्योंकि अभी आप एक चीज़ समझिएगा, अगर एग्जांपल मेरे को एक लेयर में 5% बिटुमिन बोला है उन्होंने डालने का, अब मैंने मान लो मैनिपुलेट करी चीज़ें, मैंने उसमें 5 की जगह 4.5 डाला, तो लेकिन मुझे 5 साल का जो DLP वो मुझे प्रेशराइज करेगा। मुझे हाईवे बनाना सस्ता पड़ेगा, मुझे पॉटहोल जगह रिपेयर करना महंगा पड़ेगा। ये बताएगा कौन कि पॉटहोल है यहाँ पर, ये सब इंस्पेक्शंस हर बार होते हैं, हर महीने इंस्पेक्शन होता है। वो भी तो अगेन फिजिकली होते हैं? नहीं सर, वो देखिए वो मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि बेसिकली एज अ कंज्यूमर, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये तकलीफ तो मुझे हो रही है, यस तो क्या मेरे पास ऐसी कोई सुविधा है जो एक जॉइंट वेबसाइट हो या सरकार में जो बोले कि आपके पॉटहोल्स को ऐसा स्क्रीनशॉट खींच के टाइम स्टैम्प के साथ और जियो लोकेशन टैग करके आप पॉटहोल का फोटो डाल दो तो वो सैटेलाइट से ट्रैक हो जाए, और फिर उसके मेरे दर्जेदार आपके पास बहुत सारी पावर्स है। अगर आपको लगता है कि आप एक रोड का जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि आपको, एंड दिस इज देयर इज नो हार्म इन दैट, आप एक गाड़ी अपनी यूज़ कर रहे हैं, आप उसके लिए टोल पे कर रहे हैं तो आपको वो फैसिलिटी मिलना चाहिए। आपके पास हेल्पलाइंस हैं, NHAI ने बहुत सारी हेल्पलाइंस निकाल के रखी है। ओके, एप्लीकेशंस हैं, एंड्रॉयड iOS सब पे एप्लीकेशंस अवेलेबल है। अगेन वहाँ पे आप फोटो खींचो, आप वो वहाँ पे सिर्फ आपको एक लोकेशन डालना है, अपना गूगल लोकेशन डालना है, गवर्नमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस देगी एंड ही हैज़ टू रिपेयर दैट पोर्टल विद इन 24 आवर्स। ये सब फैसिलिटीज़ है। आप कुछ एप्लीकेशंस के नाम बता सकते हैं या वेबसाइट वेबसाइट्स आप नॉर्मल NHAI की साइट्स पे जाइए और उसी पे हेल्पलाइन नंबर्स दिए रहते हैं, और जब भी आप टोल पे जाते हैं तो टोल पे भी हेल्पलाइन नंबर्स लिखे रहते हैं। दे आर ऑल टोल फ्री नंबर्स।
आप उस पर कॉल कर सकते हैं, दे विल रेक्टिफाई योर ऑल प्रॉब्लम्स। अगर आपको वहाँ पे फास्टैग वो ज़्यादा वसूल कर रहा है, टोल ज़्यादा वसूल कर रहा है, उसका फास्टैग नहीं चलने के बाद वो आपसे कैश ले रहा है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, मतलब इट इज़ नॉट अलाउड। कंसेशनर बेसिकली जो टोल ऑपरेट करते हैं कंसेशनर्स, दे कैन नॉट डिमांड कैश इफ इट, अगर आपके कुछ टेक्निकल, आपके फास्टैग रडार्स में कुछ टेक्निकल एरर्स है, यू कैन नॉट चार्ज फीस फ्रॉम दी कंज्यूमर्स। ये है, इस फिर भी अगर वो कर रहे हैं तो इस सब चीज़ों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। नहीं, बट हेल्पलाइन नंबर में उनको जियो लोकेशन कैसे टैग करूँगा कि एग्जैक्टली इस पे? हाँ, जैसे आपने टोल फ्री नंबर पे कॉल करा, वो आपसे एक, हर टोल प्लाजा का एक नाम है, आप उनको वो बता दो, साहब मैं इस टोल प्लाजा से क्रॉस करा है मैंने, वो ट्रेस कर लेंगे एंड दे विल गिव नोटिस और मे बी एनी काइंड ऑफ इंटीमेशन टू द कॉन्ट्रैक्टर कि भाई दिस इज what we have been informed, and they will they have to rectify within 24 hours. There is some luxury. अगर जैसे कुछ एप्लीकेशंस बाद में इस पॉडकास्ट के बाद अगर आप मुझसे शेयर कर सकें, Yes. तो मैं क्या है इसको स्क्रीन पे लोगों को दिखाना चाहूँगा, Right. ताकि ये एप्लीकेशन तो जो भी ड्राइविंग में स्पेशली इसको शौक है या ड्राइविंग रोड्स को बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है, हाईवेज को, Right. तो उसके मोबाइल में तो ये एप्लीकेशन मिलता है उससे क्या कि वेरी नेसेसरी, और मैं आपके साथ बिल्कुल डेफिनेटली शेयर करेंगे ये सारी चीज़। एंड मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसमें ऐसा आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन आप समय निकाल कर आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल कर रहा है, तो क्या ये टोल फ्री नंबर्स कौन मैनेज करता है? ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये? नहीं, ये NHAI खुद मैनेज करता है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है बेसिकली। NHAI का अगर नेशनल हाईवे का रोड है तो NHAI मेंटेन करता है, मतलब मध्य प्रदेश का स्टेट हाईवे तो रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करता है, एंड दे आर ऑल वर्किंग। ओके, यस, NHAI पे आप कोई भी टोल पे कभी भी जाएंगे, टोल फ्री नंबर दे ऑल आर वर्किंग। सवाल वही था। जिस तरीके से हमारे यहाँ डायल 100 काम करता है, इस तरीके से NHAI के भी टोल प्लाजास के 24/7 सर्विलेंस को वर्किंग रहता है। आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं, दे विल गिव यू असिस्टेंस विद इन वेरी गुड टाइम लिमिट्स। ओके, और उसका फीडबैक आता है फिर SMS के या मिलता है आपसे, वो लोग आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसके फीडबैक कॉल्स भी आएंगे आपको। तो ये वाली चीज़ें अभी रिसेंटली आई वुड सल्यूट नितिन गडकरी जी कि अभी इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स इस चीज़ पे तो बहुत अच्छे डेवलप कर चुकी है सरकार। आप यहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कुछ गाड़ी में भी इशू आता है, तो दे आर प्रोवाइडिंग यू रोड साइड असिस्टेंस ऑल्सो। हाँ, दैट इज गुड, दैट इज गुड। अभी आपने कभी सुना होगा तो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी फ्यू पीपल नो दिस, वेरी फ्यू पीपल। यस, तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो पेट्रोलिंग व्हीकल है, ये सब इसी काम के लिए। करेक्ट। आपने हाईवे पे एक एनिमल को स्पॉट करा, ही डाइड बिकॉज ऑफ रशिंग कार, यू इन्फॉर्म अथॉरिटी ओवर टोल फ्री नंबर, आप अपने एप्लीकेशन से डालो, दे विल, मतलब वो डॉग को भी, मतलब एक डॉग, कोई भी एनिमल को भी अगर वो जिंदा है तो उसको ट्रीटमेंट तुरंत मिलता है। ओके, यस, एंड इट इज़ कंपलसरी। यस, अगर इन्फॉर्म हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कॉन्ट्रैक्टर के भी स्कोप में रहता है, सरकार के भी स्कोप। मतलब ये बेसिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट की लिस्टिंग्स में होती है। यस, मैनेजर्स होते हैं ये सब चीज़ें, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये आप ही को टेक केयर कर रहा है ये सारी चीज़ें। और अभी एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ गवर्नमेंट ने करी है, विच इज़ नोन एज वे साइड अमेनिटीज़। इसमें गवर्नमेंट जो हमारे मेन स्ट्रेचेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज के तौर में अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, इट्स अ कॉरिडोर, इट्स अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा वहाँ पे, व्हीकल का, ट्रक्स का, काफ़ी मूवमेंट वहाँ पर एक्सपेक्टेड है। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 30-40 लाख व्हीकल्स एवरी डे ऑन दैट पर्टिकुलर रोड, मे बी मोर देन दैट। तो वे साइड अमेनिटीज़ बन रही, जिसके अंदर आपको EV चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे, आपको गैस स्टेशंस मिलेंगे, पेट्रोल व्हीकल मिलेगा, एक मॉल मिलेगा, फूड कोर्ट मिलेगा, एट वेरी गुड प्राइजेस, वेरी गुड प्राइजेस। यू विल गेट वेरी गुड क्लीन वॉशरूम्स, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था मुंबई से लोनावला जाते हैं अगर आए तो वहाँ पर ये ट्रेन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वो बहुत हेवी रश वहाँ पर रहता था। यस, अब ये जो है अक्रॉस द नेशन ये चीज़ लेकर आप सब लोग, और ये प्राइवेट प्लेयर्स तो ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे थे, बट अब गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है।
ओके। एनएचआई खुद अपने इस तरीके से अमेनिटीज डेवलप कर। तो अगर जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, Yes. आपने एक स्ट्रेच बनाया और आप चाहते हैं कि अब उस स्ट्रेच के ऊपर मैं एक वेसाइड एमिनिटी बनाना चाहता हूँ, तो क्या ये गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उसके लिए फिर गवर्नमेंट आपको अलग से चार्ज होगी? इसके टेंडर अलग से फ्लोट होता है, ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन के हो सकता है फ्यूचर में आए, बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ रोड बनाना है, इसके टेंडर अलग से फ्लोट होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको एक लैंड देगी, लैंड पे आपको कंस्ट्रक्शन करके अमेनिटी बनाना है, वो आपका खुद का अपना आपका इन्वेस्टमेंट होता है एंड वो आपको ये टेन्योर दे देती है, मे बी 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 9 ईयर्स, वॉट एवर इट इज। उसके अगेंस्ट में आपको अगेन कुछ एक फीस आपको सरकार को हर महीने देनी है, विच इज अगेन अ कंसेशन फी एंड यू गुड टू गो। मतलब लॉट ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग इनटू बेसिकली लीजिंग वाला काम हो गया। ईज हो गया सर। क्या है कि व्हाट आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग थी, अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स का अगर वो देखें, सो इट्स एयर, देन इट्स लैंड, रोड्स, पोर्ट्स। तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर, पोर्ट्स, उसके बाद लैंड ही है, रोड्स ही है। तो रोड्स का जो कंजम्पशन है अभी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग हो रहा है। अब मैं तो मैं अगर मेरी बात करूँ तो इट इज़ सो रेयर टुडे कि आई गो एंड बाय समथिंग फॉर मी। मतलब वो 90% लोग ब्लिंकिट करने लग गए हैं, अमेजोन। सप्लाई चेन बहुत बढ़ता जा रहा है, हाईवेज पे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है इस चक्कर बहुत। तो ये सब चीज़ों के कारण इन तरीके की फैसिलिटीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। आपकी ईवी स्टेशंस की जो अभी ज़रूरत है, ये सब चीज़ों सॉल्व होने की धीरे धीरे। सर आप बात मानिए, लद्दाख में हाईएस्ट पीक्स तक अगर आप ईवी कार लेकर जाते हैं, वहाँ पे भी आपको ईवी स्टेशन मिल जाएंगे। यस, है ना, आप चार धाम करने जाइए, वहाँ पर आपको ईवी स्टेशन मिल जाएंगे। मतलब दिस वाज सच अ शॉकिंग न्यूज़। मतलब वहाँ पे पेट्रोल सही से नहीं मिलता है और वहाँ पर आपको ईवी स्टेशन तो आपको इजीली मिल रहा है वहाँ। बिल्कुल राइट। तो लोग अभी महिंद्रा की कार्स या टाटा की जो इलेक्ट्रिक कार्स उसको लेके जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे हैं। और शायद लोगों को अभी ये सही से पता नहीं है, बट काफ़ी सारा नेटवर्क जो है ईवी चार्जिंग का और ये जो वेसाइड एमिनिटीज़ में काफ़ी सारा डेवलप हो गया नेटवर्क कि आप अगर 1 घंटा वेट भी कर रहे हो तो आप 1 घंटा जो है नाश्ता पानी खाने रहने में आप ईजी कर जाएगा, गाड़ी पे फुल चार्ज हो जाती है। यस यस यस। और कॉस्टिंग भी बहुत नॉमिनल होती हैं। यस, बस वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, बट वो अगेन चीज़ बहुत अच्छी है वो। यस यस, गवर्नमेंट इज डूइंग वंडरफुल जॉब इन। अब धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ओवरऑल मैसिवली, मुझे जो बिकॉज आई एम इनटू ट्रांसपोर्टेशन, वी आर इनटू EVs आल्सो नाउ, वी आर इनटू लॉट ऑफ मेटल वर्क। सो आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, सप्लाई चेन, दे आर बहुत मैसिव स्केल में डेवलपमेंट हो रहा है पर डे इंडिया में। सर अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने, रिसेंटली तो नहीं मतलब करीब उसको 10-1 साल हो गए हैं मेरे हिसाब से, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए दिल्ली से मुंबई तक सामान को बहुत फास्ट स्पीड में लेकर आने के लिए उन्होंने कॉरिडोर्स बनाए हैं। जैसे रेलवेज़ के अंदर एक वेस्टर्न कॉरिडोर और एक ईस्टर्न साइड कॉरिडोर, और वो काफ़ी मेजर सिटीज़ और मेजर इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरते हुए बनाया ताकि कंपनीज़ को माल वहाँ पे डिप्लॉय करने में या माल को वहाँ पे लोड अनलोड करने में ईजी रहे। और काफ़ी सारे बीच में स्टेशंस बनाए हैं। तो गवर्नमेंट अगेन बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करेगी क्योंकि रेलवेज़ जो है शायद वो रोड ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी चीप रेट पड़ता है, बट लोग उसको यूज़ इसलिए नहीं करते हैं आज क्योंकि रेलवेज़ जो गाड़ी हमारी इंदौर टू मुंबई पहुंचना चाहिए थी 24 घंटे में, वो रेलवेज़ जो है और फास्ट कर सकता है, बट वो पहुंचाती 5 दिन में या 10 दिन लग जाते हैं कभी कभी रेलवेज़ की उस डिप्लॉयमेंट वहाँ तक पहुँचने में उसको। यस यस एब्सोल्युटली। इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं, हम लोग भी उसका यूज़ कर रहे हैं हमारे कुछ एक्सपोर्ट्स में। एंड इससे हमारा पर जो कॉस्ट है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ है। अभी आप समझे कि एक कॉरिडोर, एक फ्रेट कॉरिडोर का मतलब उसके अंदर जो कंटेनर्स है वो 90 कंटेनर्स जाते हैं। एक मतलब बेसिकली एक जो पूरा फ्रेट मतलब एक ट्रेन बनता है बेसिकली, उसके अंदर 90 कंटेनर्स लोड हो पाते हैं। अब गवर्नमेंट ने उसको डबल डेकर कर दिया है। अभी कुछ जो भी ऐसे स्टार्ट होने वाले हैं जिसके अंदर एक ही के अंदर हमारे 180 कंटेनर्स जाना स्टार्ट होंगे। आपका वही बिजली लग रहा है, वही सब सारी रिसोर्सेज चलाने वाला, वही सब कुछ वही, लेकिन वो आप डबल लेकर जा रहा है। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो रहा है,
और इस तरीके के काफ़ी सारे चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है अभी। अभी आपने पोर्ट की बात करी तो इंडियन गवर्नमेंट अभी हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट नवा शिवा है, मुंबई पोर्ट। यू नो विद दी जो लोगों ने ये करा है कि गवर्नमेंट के जो कुछ सर्वेज हैं उसके हिसाब से हमें अब पोर्ट छोटा पड़ने लग गया है। इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट का अजम्पशंस हैं, तो गवर्नमेंट अभी 2 पोर्ट बना रही है। एक पालघर में एक पोर्ट बना रही है, एक अंडमान में पोर्ट बना रही है। अंडमान का तो बहुत ज़रा भी रूमर्स में भी चल रहा है। यस, तो पालघर में जो ने पोर्ट का सिलेक्शन करा है, इट विल बी बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। यस, एंड दैट विल बी अ पोर्ट क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ वाटर्स है, इट विल हेल्प इन मदर वेसल्स टू कम इनसाइड द पोर्ट। अभी हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी बेसिकली जो होता है वो श्रीलंका पे बड़े पोर्ट्स, बड़ी शिप्स आती हैं, वहाँ से फिर छोटी शिप्स जो होती है वो इंडिया के फेट्स लेके आती है। इंडिया के वाटर इतनी डीप नहीं है कि उन बड़ी मदर वेसल्स को कैरी इजी कैरी करा सकते हो। यस, एग्जैक्टली। अंदर जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं वो उसके पर और तोड़ने में। यस, एग्जैक्टली। तो बेसिकली वो ड्रेजिंग का एक पार्ट रहता है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ड्रेजिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ इन इंडिया। इन इंडिया पूरे वर्ल्ड में ही बहुत एक्सपेंसिव है ड्रेजिंग। तो उसको भी एलिमिनेट तो तब भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, बट हाँ फिर भी काफ़ी हद तक अगर वो रिस्ट्रिक्ट होता है तो सरकार का बहुत पैसा बचता है ड्रेजिंग में और मदर वेसल्स को लाने के लिए। इसलिए पालघर का जो है वहाँ पर करा है कि पालघर इज अगेन इन मुंबई। यस, very close to again in Mumbai. Okay. And it will, I mean, I don't exactly remember the number, but इससे डबल है नवा शिवा से, एग्जैक्ट डबल ट्रैफिक मैनेज कर पाएगा। तो गवर्नमेंट इज डूइंग वंडरफुल जॉब इन पोर्ट्स ऑल्सो। मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए आज की तारीख में एक कंपनी के पास जितनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है उतनी शायद पूरे वर्ल्ड में नहीं होगी। मतलब आई वुड से कि मे बी नॉट फाइनेंशियली, क्योंकि इंडिया में अभी हमारा बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरर्स, government has started giving incentive to manufacturers, to new entrepreneurs who want to get into manufacturing industry. बहुत recently हुआ है, तो गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है और बहुत अच्छे इंफ्रास देना स्टार्ट। सर जहाँ से हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं तो मुझे एक इंफ्रा के अंदर एक क्वेश्चन था कि जो जैसे अगर हम यूएस के या वो फॉरेन कंट्री के रोड्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की रोड की थिकनेस जो होती है वो अलग होती है और हमारे यहाँ के रोड शायद पतले बनते हैं या वहाँ के मोटे बनते हैं बिकॉज ऑफ स्नो या जो भी है। मुझे उस बारे में जानना है। क्या रहता है ना सर कि ये सब चीज़ें डिपेंड करती है ट्रैफिक पे। अब क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक विलेज में रोड बनाते हैं, जो हम लोग करते हैं, उसमें बिटुमिन की लेयर की थिकनेस 20 mm होती है, नॉट इवन 1 इंच। आई मीन इट्स जस्ट 20 mm, एग्जैक्ट 20 mm। वो भी सस्टेन करती है, वहाँ पे ट्रैफिक उतना होता है। क्या होता है ना, आपकी जितनी लेयर थिकनेस बढ़ेगी उतना आपका पैसा बढ़ेगा। बिटुमिन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव लेयर इन द रोड। डांबर बेसिकली वो सबसे एक्सपेंसिव लेयर होता है। तो आप मेरा जो ट्रैफिक कंडीशंस बोलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट पर डे, व्हीकल मूवमेंट पर डे, वो मेरा अगर एक दायरे से ज़्यादा रहता है तो मैं उतनी थिकनेस बढ़ाता जाता हूँ। और क्या होता है ना, सबके हर कंट्री के स्टैंडर्ड्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट की फिर जो चल रहा था वो हमारे यहाँ, हालांकि इट इज़ वेरी जो स्टैंडर्ड्स हमारे पुराने डिज़ाइन कर रहे हो वो तो आज भी चल रहा है। 20 mm का वी हैव बीन फाइटिंग विद द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट दिस रोड लेयर विच इज़ नोन एज OGPC ऑल्सो। गवर्नमेंट ने अभी सुना, रिसेंटली सुना, और दे हैव स्टार्टेड एलिमिनेटिंग दैट लेयर, क्योंकि अल्टीमेटली वो लेयर ख़राब होने के बाद वापस आप उस पर रिन्यूअल करवाते हो, रीसर्फेसिंग जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं। अगेन यू आर इन्फ्यूजिंग अमाउंट ऑन दैट रोड। तो गवर्नमेंट अब थोड़ा थोड़ा सुनना स्टार्ट करा है गवर्नमेंट ने, दे हैव स्टार्टेड। तो वो लेयर ऑफ थिकनेस में वेरिएशंस इंडिया में भी आना स्टार्ट हो गए हैं अब। यस, और हमारे यहाँ भी उसके क्वालिफिकेशंस और उस चीज़ों को बढ़ाना स्टार्ट करा है सरकार ने। मुझे लगता है इससे भी रिजल्ट्स अच्छे आना स्टार्ट होंगे अब आगे। तो अगर हम थिकनेस की बात करते हैं और अगर हम इंडिया वाइड की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम बिहार को छोड़ें।
अभी रिसेंटली एक बिहार का एक वीडियो आया था जहाँ पर लोग एक्चुअल में एक नया रोड कंस्ट्रक्ट हुआ, उन लोगों ने एक्चुअली इस रोड को निकाल के दिखाया, इट वॉज प्योरली जस्ट मेड ऑफ रबर। उन्होंने बने बनाए रोड पे उन्होंने एक रोड बना दिया बस। तो ये चीज़ें मतलब सिर्फ बिहार में हो रही है या फिर और भी अदर पार्ट्स में हो रही है ये चीज़ें? सर इतना बड़ा देश है हमारा, उसके अंदर आप समझें कि अगर 100 कॉन्ट्रैक्टर हैं या 100 एजेंसीज है काम करने वाली, तो इसमें से 50 एजेंसीज अच्छा काम भी करती है, 50 एजेंसीज ख़राब काम भी करती हैं। जो एजेंसीज ख़राब काम करती है सरकार को उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कसना चाहिए। अभी जो बिहार वाला आप केस बता रहे हैं, ये केस सिर्फ बिहार में नहीं है, हमारे यहाँ भी होता है, वर्ल्ड इंडिया में हर जगह होता है। पॉपुलर वो वहाँ पर इंस्टाग्राम पे हो गया तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो जो मुझे समझ आता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने सब कुछ ठीक करा होगा, एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम अगेन, लैक ऑफ नॉलेज। और इट इज़ वेरी सैड रियलिटी, अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट के इंजीनियर्स हैं, अगर आप, मैं आपको आज गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इंजीनियर्स का एग्ज़ाम लेंगे ना, मोस्ट ऑफ देम वोंट बी एबल टू पास। करेक्ट, दिस इज़ अ ट्रू, दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द रियलिटी, हार्श रियलिटी। यस। और अब आपको जब गाइड करने वाले ही नहीं है सही, तो आप क्या काम करोगे? तो अब यार अभी हम जो हैं, वी आर इन एक्सपीरियंस कंपनी, हम हमारी जैसी सारी कंपनीज नहीं हो सकती, कोई नए कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं। और ठीक है, अब जैसे हम हैं, वी आर एन एंथो पीपल, हमने सीख लिया, हम लोगों ने उसको इम्प्रूव कर लिया। वी हैव स्टार्टेड इम्पोर्टिंग गुड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्रीज। लेकिन सब नहीं करते ये चीज़ें, उनके ऊपर एक कसने वाला एक लीडर होना चाहिए। तो कैप्टन ऑफ द शिप ही अगर आपका अच्छा नहीं है, तो अब उसमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को वहाँ अगर थोड़ा ध्यान अगर गवर्नमेंट दे, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के लोग बहुत एफिशिएंट हैं, लोग भी बहुत एफिशिएंट है, कंपनीज एफिशिएंट है, हमारे यहाँ के वर्कर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, हम बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। और अगेन आपने बिहार का एग्जांपल दिया, तो आप पॉलिटिक्स कितना इंस्टेबिलिटी बिहार में है या वो तो सब जानते हैं इन सब चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ी चीज़ें इंप्रूव होगी तो। सर मैं ना अभी मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ से एक वर्ल्ड कप स्क्वायर आता है, वहाँ बहुत फेमस वर्ल्ड कप स्क्वायर है। तो वर्ल्ड कप स्क्वायर से एक रास्ता कटता है एक तो करीब 7-8 साल पहले तक वहाँ पर सीमेंटेड रोड था। एंड पिछले 3-4 सालों में 5 साल तक वो रोड बहुत अच्छा था, एक पॉट होल नहीं था, पूरा सीमेंटेड रोड था, एक पॉट होल नहीं था। फिर आई डोंट नो जो भी वहाँ पर अब उस एरिया को टेक केयर करता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली तो नहीं बोलूँगा, जो भी इस एरिया को टेक केयर करता है, तो उन्होंने उस पूरे रोड को तोड़वा दिया। उस रोड पे फिर उन्होंने बनवाई सीमेंटेड रोड। हर साल सीमेंट रोड हर साल वहाँ पे डामर की रोड बनती है, हर साल, ठीक है, हर साल वहाँ पे डामर की रोड बनती है। और अभी आप अगर चले जाओ वहाँ पर तो पूरा रोड खुदा हुआ है, खुदा हुआ इन द सेंस मतलब पूरे रोड में रोड ही नहीं, पॉटल्स ही हैं बस। ये सर ये तो एक है इशू है, ये वाला इशू उसको रेक्टिफाई करने की काफ़ी ज़रूरत भी है अब। लेकिन अब सर क्या है कि हमारे यहाँ वाटर रिटेंशन भी बहुत ज़्यादा है, ड्रेनेज सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। रोड बेसिकली अगर ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा होगा तो दुनिया कोई भी रोड चलेगा, भले उसमें मैं कितनी भी लापरवाही करूँ, ये फैक्ट है। मैंने अगर उसकी लेयर पे मान लो एग्जाम्पल कंटेंट कम डाला है, कुछ भी डाला है, लेकिन वाटर बहुत अच्छा ड्रेनेज लेयर है, तो रोड को कुछ भी नहीं होगा। जो जापान का अपन एग्जाम्पल यस, अभी मैं रिसेंटली आई वाज आउट ऑफ इंडिया एंड वहाँ पर रेन्स हुआ। मैं बाहर खड़ा था इसलिए मुझे समझ आया कि रेन्स हुआ है। अगर रेन खत्म हो चुका होता और मैं बाहर जाता तो रोड सूखे थे। यस, मतलब इतना ब्यूटीफुल उन लोगों ने ड्रेनेज लेयर बाहर डिज़ाइन होता है जापान में। चाइना तो दे आर लीडर्स। तो यू आर करेंटली इन चाइना? आई वाज इन हांगकांग, यस, एंड अगेन China, what I've been to China before, again for construction technologies and all. They are leaders in everything today, despite of the fact they have more population than us. In 1970 China had nothing, matlab in terms of economics China was in very bad shape as an economy if we compare to even India today. But the leadership
of the Chinese government, the laws they have which favors the business community, they are leaders today. I will be shocked to know 47 to 48% of export in the world is dominated by Chinese. Makes sense. Correct. सर मुझे अब आपसे ग्रीन रोड इनिशिएटिव के बारे में जानना है कि ग्रीन रोड इनिशिएटिव क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टिंग वे और ट्रेडिशनल वे ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन. Yes. So basically मैं आपको इसका एक प्रोसेस से समझाता हूँ. अभी आज की तारीख में एक स्ट्रेच है, मान लो 10 किलोमीटर का एक रोड है, वो हमारा डैमेज हो गया. अभी क्या होगा कि गवर्नमेंट उस रोड को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेगी, उस रोड को पूरा खोदेगी. हाउसिंग बेसिकली हम उसको बोलते हैं, जो भी आप समझ लिए डिसमेंटलिंग कर दिया हमने, उसको पूरा हमने हटाया. उसमें वापस से हमने एक मोरम का, जो मोरम बोलते हैं हम लोग, सबग्रेड बोलते हैं, उसका लेयर डाला. उसके बाद एग्रीगेट करा, उसके बाद बिटोमिन या कंक्रीट जो भी करना है वो हमने करके कर दिया. दिस इज़ अ कन्वेंशनल मेथड. आज की तारीख में ये इंडिया में कॉमन है. जो ग्रीन रोड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसी मटेरियल जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको डिसमेंटल ना करते हुए, उसको पूरा हटाते हुए ना, उस लेयर को पल्वराइज कर देते हैं, विच इज़ अगेन नोन एज फुल डेप्थ रिक्लेमेशन. ओके. तो बेसिकली एक मशीन होता है, उसमें कटर्स लगे होते हैं. वो क्या करता है कि बेसिकली आप ये समझिए एक बेसिक चीज़ कि पॉटहोल क्यों हो रहा है आज की तारीख में. और जो लेयर्स होते हैं ना, उसके अंदर एयर होता है. धीरे धीरे आपकी जब आप रोलर, हम लोग जिसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं, कॉम्पैक्शन अगर हमारा सही से नहीं हुआ है तो उसके अंदर एरेटेड गैप्स होते हैं. वो एरेटेड गैप्स नहीं भरेंगे, उसके ऊपर लोड आएगा, तो जो एग्रीगेट, जहाँ पर वो एयर है उस जगह एग्रीगेट आएगा. धीरे धीरे सारे एग्रीगेट वहाँ शिफ्ट होते हैं और ये गड्ढा बन जाता है. सारा माल वहाँ इकट्ठा होना, वो गैप भरा था. हाँ. पल्वराइजर क्या करता है, इस गैप को फिल कर देता है. पल्वराइजिंग की मशीन्स होती हैं जिसको हम लोग फुल डेप्थ रिक्लेमेशन बोलते हैं. वाइब्रेशन मशीन्स टाइप होती है. नहीं, ये आपने ट्रैक्टर कल्टीवेटर देखा, ट्रैक्टर्स. बेसिकली आप समझिए वो एक मॉडर्न स्केल पे है. इट्स अ पल्वराइजर बेसिकली. इट्स अ कटर मशीन. ऐसा कटर मशीन होता है पूरा, वो घूमता है. मैंने अपने ये रोड है, मेरा डैमेज रोड है, मैंने उसके ऊपर चला है, कटर उस पर चल रहा है, तो वो पूरा उसको घुमा करके उसको अंदर ही अंदर पूरा ग्राइंड करते हैं. और जितने भी एरेटेड गैप होते हैं, अभी जो लेयर है वो अनइवन हो चुका है. ये मशीन को, जिसको हम लोग पल्वराइजिंग बोलते हैं, वो करने के बाद ये पूरा रोड एक लेयर में आ चुका है. उसके अंदर एरेटेड गैप्स, उसके अंदर जितनी भी फॉरेन बॉडीज है, सब उसके अंदर आ चुकी है. वो एक ही लेयर के होमोजेनियस सब लेयर बन चुका है. तो ये रोलर चलने के बाद होता है या रोलर चलने के पहले होती है चीज? रोलर चलने के बाद, मतलब जब फिनिशिंग. यस. दिस इज बेसिकली फिनिशिंग कर जाएगा. हाँ, दिस इज फिनिशिंग. अब मैंने क्या है, मैं कोई अलग से मटेरियल नहीं लाया हूँ. मैंने उसी मटेरियल को होमोजेनियस लेयर में कन्वर्ट कर दिया. अब मुझे क्या करना है, जो ये लेयर मैंने रेडी करी है, दिस इज नोन एज FTR लेयर बेसिकली. उसके ऊपर मुझे बहुत छोटी सी एक, आप समझिए 150 mm की एक WMM लेयर करनी है ऊपर बिटुमेन M-Gurtu को. अगेन दैट पर्टिकुलर रोड इज नोन एज ग्रीन रोड्स बेसिकली. ये क्या करती है, सरकार का पर किलोमीटर कॉस्ट भी बहुत कम करती है. अगेन दिस टाइप ऑफ रोड्स आर मोर सस्टेनेबल. दे हैव लाइफ ऑफ 7 years, 8 years. Sometimes it has been seen like in countries like China. It is very common in China, very common. They have life of 15 years. You cannot imagine, मतलब 15 years, 20 years. मतलब it's wonderful technology. आपको ऊपर का लेयर सिर्फ खराब होता है, उसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस है. उसको माइक्रो सीलिंग्स होती हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है. एक नॉर्मल माइक्रो सीलिंग एक दिन के अंदर 200 किलोमीटर की माइक्रो सीलिंग हो सकती है. हाँ, and we are also proud कि we are also into micro sealing also. You are only one in MP? No, there are, I think, very few. Yes, very few, 2 or 3 I know. They are in Central India. In Central India. Only 2 or 3. Yes. Micro sealing. मतलब we own machines of micro sealing today. Yes, so अभी MP में तो it is not very common. माइक्रो सीलिंग के अभी बहुत कम टेंडर्स फ्लोट होते हैं, बट वी आर वर्किंग फॉर प्राइवेट प्लेयर्स इन माइक्रो सीलिंग. तो इट इज़ अगेन अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाईवेज. यस, तो इस तरीके दो ग्रीन रोड्स मुझे लगता है कि धीरे धीरे बेसिकली ग्रीन रोड्स जो हैं वो पल्वेनाइजर मशीन जो आप बता रहे हैं. नहीं सर, ग्रीन रोड्स का मतलब इसका मीनिंग यूँ हुआ
कि ग्रीन रोड्स ऐसे कि भाई जो हमारा आज कन्वेंशनल मेथड है उसमें हम लोग एग्रीगेट यूज़ करते हैं। एग्रीगेट आता है माइनिंग से। सो बेसिकली एग्रीगेट हो गया कि जितना भी आप मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें जो अपना वो सब ग्रेड ये सब चीज़ें। आपका एग्रीगेट हो गया या इवन बिटुमिन हो गया, ये सब अर्थ से निकल रहे हैं मटेरियल्स। करेक्ट। अब मैं अगर दो पहलू है, मैंने ग्रीन रोड नहीं बनाया तो मैं कन्वेंशनल मेथड यूज़ करूँगा जिसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें निकाल दी, ब्रेक करी, फिर मैं उसके ऊपर नई चीज़ें डालूंगा। अगेन वो नई चीज़ें अर्थ से ही आ रही है। करेक्ट। मैं माइनिंग कर रहा हूँ, मैं माइनिंग करके बोल्डर निकाल रहा हूँ, क्रशर में उसको मैं क्रश कर रहा हूँ, जो भी एक उसका साइज़ है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आई एम डूइंग पॉल्यूशन, अर्थ को मेरा डैमेजिंग हो रहा है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली मैं वो मटेरियल्स को यूज़ कर रहा हूँ, नए मटेरियल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो अगेन आई एम पुटिंग प्रेशर ऑन अर्थ। वहीं ग्रीन रोड्स का हो गया, मैं जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उस रोड पे जिसके जो रोड ख़राब हो गया है उनके मटेरियल्स को रीयूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। अगेन इट विल क्रिएट लेस प्रेशर ऑन अर्थ देन इन दैट वे। मैं उस मटेरियल्स को यूज़ कर लिया। अगेन जो पुराना मैंने मटेरियल निकाला है उससे जो वो मेरे लिए वेस्ट है या अर्थ के लिए वेस्ट है वो चीज़, वो भी मुझे, मेरा वेस्ट भी कम हुआ, मेरी पर किलोमीटर कॉस्ट भी कम हुई, प्लस उसी चीज़ से मेरा जो है गवर्नमेंट का जो सरकार का जो खर्चा है पर किलोमीटर वो भी कम हो गया। चौथा, रोड भी सस्टेनेबल बन गई। सो बेसिकली ग्रीन रोड इनिशिएटिव जो मैं समझ पाया वो ये है कि जो अर्थ के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे थे, आप रोड रिपेयर करने के लिए आपको फिर से जो नया मटेरियल लेना पड़ रहा था जो अर्थ से ही निकलता है, तो उसको ना यूज़ करते, जो पहले 100% आप यूज़ कर रहे थे उसको आपने 20% कर दिया और 80% जो है वो आपने पुराना जो मटेरियल आपने निकाला है उसी को ही आपने फिर से रीयूज़ करने से तैयार कर लिया। दैट इज ग्रीन रोड इनिशिएटिव कि जो नया मटेरियल आप फिलिंग करने के लिए या जो रोड्स को फिर से पॉटहोल्स भरने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आप नया यूज़ ना करते हुए वो आप उसी मटेरियल को फिर से रीयूज़ कर सके। एग्जैक्टली। सर इसी से मुझे एक और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे याद आया। सर अभी नितिन गडकरी जी ने बीच में एक रोड बनाया था, बहुत लंबा हाईवे बनाया था और उस रोड को उन्होंने पूरा 100% जो था वो कचरे से बनाया था। यस। तो बेसिकली क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में? सर बेसिकली जो हमारे बिटुमेन के लेयर्स होते हैं वो दो लेयर होते हैं, एक बेस लेयर होता है और एक ऊपर टॉप फिनिशिंग लेयर होता है। तो हमारा जो बेस लेयर है उसके अंदर ये चीज़ क्या होता है, इसको बोलते हैं पेट, बेसिकली PET, पेट बॉटल्स। पेट बॉटल्स जो आपकी पानी की बॉटल्स होती हैं, ये दिस इज मेड ऑफ प्लास्टिक पेट, उसका मतलब पेट होता है। तो वो बॉटल इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। तो उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उनकी वॉशिंग होती है, क्लीनिंग होकर वो ग्राइंडिंग होकर क्रश हो जाती है। इट इज़ अ ग्रैनुअल फॉर्म का हमको पेट मिलता है। वो पेट हमारे बिटुमेन में इन्फ्यूज़ होता है, डिज़ाइन होता है, उसके भी अगेन डिज़ाइंस होते हैं। हमको एक रेसिपी मिलती है कुछ, उस रेसिपी और उस केमिकल फॉर्मुलेशन के तहत हम लोग उसको बिटुमेन हमारे प्लांट में हम लोग उसको मिक्स करते हैं। इट इज़ सस्टेनेबल एंड उसके अलावा गवर्नमेंट इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब कि हम लोग रोड्स में तो उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग अब बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। यू विल बी शॉक टू नो कि हमारे यहाँ गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी डेवलप हो चुकी हैं जो पेट बॉटल्स के थ्रू कार की सीट्स बना रही हैं। कि यस, पेट बॉटल्स के थ्रू हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं उस प्लास्टिक के थ्रू। और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कंपल्सरी कर दिया है फॉर एवरी इंडस्ट्री विच इज़ इन इंडिया टू यूज़ अ परसेंटेज ऑफ रिसाइकिल्ड पेट इन देयर इंडस्ट्री। और उसके ऊपर गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स भी दे रही है। ओके। अगर मैं अपने रोड के अंदर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे कंटेंट 5% कंटेंट है और मैं इसको एक मेजरमेंट में यूज़ कर सकता हूँ। मैंने एग्जांपल उसको 1% यूज़ करा तो मुझे सरकार बिटुमेन पे छूट देगी, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव लेयर फॉर अस। उस पर हमें छूट मिलती है, हमको पैसों में छूट मिलती है, हमें इसका सब्सिडीज़ मिलती हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस गवर्नमेंट ने अभी देना स्टार्ट कर दिए हैं। सो बेसिकली अगर आपने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपने 80 करोड़ बिट किया आपने और आपको प्रोजेक्ट मिल गया। अब जो आपकी रोड कंस्ट्रक्शन में जो सबसे महंगा प्रोडक्ट होता है, जो सबसे महंगा रॉ मटेरियल होता है वो होता है डांबर। यस। है ना? अब अगर उस डांबर के अंदर अगर आप कुछ परसेंटेज
इस चीज़ का अगर रिसाइकल्ड पेट का अगर आप मिक्स करते हैं, मतलब कचरे को जो एकदम फाइन बनाकर उसको उसमें अगर आप मिक्स करते हैं, तो सरकार आपको सब्सिडी देती है इसके ऊपर। नॉट एग्जैक्टली सब्सिडी तो नहीं देती है, बट हमको हमारे जो बिटुमिन का जो कंजम्पशन होता है उस पर कुछ राहत देती है। अच्छा, जैसे सरकार ने 80 करोड़ आपके फिक्स कर दिया, आपने 80 करोड़ बोला, वो फिक्स हो गए। आप समझ लीजिए कि जैसे आपका जो बिटुमिन यूज़ होने वाला है, तो उसमें आपने 5% जो है इस चीज़ को यूज़ किया। यस। तो सरकार अब आपको इसका बेनिफिट कैसे देगी? अब सर क्या रहता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे बताना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि वो रोड टू रोड डिपेंड करता है। एक जनरल एक जनरल में मैं आपको बताऊं तो अभी हम लोगों ने, जैसे मेरे एग्जांपल देता हूं मैं, हम लोगों ने अभी मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए काम किया था, तो उसमें हमने 0.3% वो डाला था। उसके अगेंस्ट में हमको 0.2% का बिटुमिन का कंजम्पशन का एडवांटेज मिला था, क्योंकि हम ऑलरेडी 0.3% ही डाल रहे थे। इट इज़ ऑल्सो बाइंडिंग एजेंट, प्लास्टिक इज ऑल्सो बाइंडिंग एजेंट। बिटुमिन, अब क्या है सर, बिटुमिन इज अल्टीमेटली अ बाइंडिंग एजेंट। में ये एग्रीगेट्स हैं, उस एग्रीगेट्स को बाइंड करने के लिए एक चीज़ चाहिए, कौन दो गया, बिटुमिन इज अ गोल। तो वो क्या है, सब एग्रीगेट्स को जोड़े रखता है। हाँ, प्लास्टिक उसकी जो कैपेबिलिटीज है उसको इनहेंस कर देता है, क्योंकि प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। करेक्ट। बिटुमिन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। बिटुमिन ही मतलब अल्टीमेटली जो रोड पे पॉटहोल होते हैं वो बिटुमिन के कारण होते हैं। एग्रीगेट तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, एग्रीगेट तो सालों साल भी पड़ा रहेगा, तो उसकी हटने की सबसे ऊपर की जो ब्लैक लेयर होती है वही हटती है, बस वो हटती है। करेक्ट। तो जो प्लास्टिक है उसकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर देता है अल्टीमेटली, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है। प्लस अब जैसे मेरे को अगर मान लो 0.5% अगर मुझे ये यूज़ करना था, 5% का अगर मेरे को वो यूज़ करना था, मैंने 0.5% प्लास्टिक यूज़ करा, तो 0.5% से मेरा बिटुमिन भी कम हो गया। करेक्ट। तो अगेन वो एड ऑन एडवांटेज आपको तो कॉस्टिंग का बेनिफिट मिल गया आधा % का। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, प्लास्टिक इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। ओके। एंड हमें उसके बिल सरकार को देना पड़ते हैं जो भी हम खरीदते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने डालेंगे, हमें अगर जब तक हम वहाँ बिल सबमिट नहीं करते तब तक हमारा पेमेंट रिलीज नहीं होता है। सो बेसिकली आपने 80 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने कहा कि हमने 0.3% जो है वो डांबर कम डाली है, और उसके रिप्लेसमेंट में ये मेरा बिल रहा, ये हमने प्लास्टिक जो है इसमें यूज़ किया है। यस। समझ लीजिए इस चीज़ पे सरकार, जिसे आपको 0.03 का आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट मैं एक फिगर लेता हूँ कि समझ लीजिए इसमें अपने को 10 लाख रुपए का आपको खर्चा कम पड़ा, राइट, जो आपको डिस्काउंट पड़ा। राइट। तो वो 10 लाख रुपए सरकार आपको एडिशनल अलग से देती है, 80 करोड़ के अलावा आपको एडिशनल? नहीं सर, वो हमारे कॉस्ट में एडजस्ट हो जाता है बेसिकली, हमको अलग से पेमेंट नहीं मिलती उसकी कोई भी। हाँ, एग्जैक्टली वो हमें अलग से कोई पेमेंट नहीं मिलता है। हमारा जो बाइंग है वो ही कंट्रोल हो गया। बिटुमिन मुझे उतना खरीदना नहीं पड़ेगा, तो वो उस तरीके से, मतलब अगर बिटुमिन 100 रुपए का आ रहा है, तो ये जो प्लास्टिक का ग्रैन्यूल्स बन रहे हैं, जो बारीक पीसेस बन रहे हैं, ये 10 रुपए या 20 रुपए का बैठता है। हाँ राइट। तो उस तरीके से हमें वो एडवांटेज एडवांटेज मिल जाता है। और ये मैक्सिमम कितना आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर में आप डाल सकते हैं, क्या रेशियो रहता होगा इसका? ये सर क्या डिपेंड करता है कि कुछ टाइप का मैं बिटुमिन यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं CRMB यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं, CIMB क्या होता है? बेसिकली इट्स अ रबराइज्ड बिटुमिन। ओके। रबर क्रम्ब जो होते हैं आर के अंदर होते हैं, उन से बनते तो इट इज़ ऑल्सो वेरी बिग रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। करेक्ट। तो जो आपके वेस्ट टायर्स होते हैं उससे उसको बिटुमिन के अंदर उसके टुकड़े डाले जाते हैं, उनको क्रश करके, तो वो क्या करता है, रोड को जो बिटुमिन है उसकी इलास्टिसिटी देता है। करेक्ट। आपने सुना होगा बहुत सारे जगह की वेदरिंग इफेक्ट बहुत होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन बहुत होते हैं, तो बिटुमिन के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन होते हैं, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल पेवमेंट भी बोला जाता है। बट जब हम रबर डाल देते हैं इसके अंदर तो वो प्रॉपर्टीज बहुत इनहेंस हो जाती है, तो पॉट होल होने के चांसेस बहुत एलिमिनेट ही हो जाते हैं, ऑलमोस्ट एलिमिनेशन पे आ जाता है। तो उस केस के अंदर हमें प्लास्टिक थोड़ा हम ज़्यादा डाल सकते हैं ऑन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि उसका बहुत बड़ा एडवांटेज उस समय हमको नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी अ बाइंडिंग एजेंट, रबर इज इन इटसेल्फ इज अ बाइंडिंग एजेंट। बट ठीक है, हम लोग उसमें डाल सकते हैं तो यू नो कि उसको थोड़ा सा और वेदर रेजिस्टेंस बनाने के लिए कर सकते, तो वहाँ पर मैक्सिमम हमें 3% से 4% की। और ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है या फिर ये सिर्फ इंडिया का है? अभी फिलहाल इंडिया में है ये, और वर्ल्ड वाइड अब इतना ज़्यादा प्लास्टिक रोड्स को वो लोग प्रमोट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है।
प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से शूज़ बनना स्टार्ट हो गए हैं, करेक्ट। प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से पीपी किट्स बनना स्टार्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट हो गई, तो प्लास्टिक बॉटल्स की कमी होना स्टार्ट हो गई है अब। करेक्ट। यस, तो पेट बॉटल्स अब उतना ज़्यादा इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं जो पेट का बहुत अच्छा यूज़ कर रही है। सर कुछ मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो मतलब बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो पीएमओ में बैठते हैं, ऑफ कोर्स आप समझ जाएंगे उनको, उन्होंने बीच में ये क्लेम किया था कि जो दिल्ली के जो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं कचरे के, वो उसको यूज़ करेंगे इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। यस 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 यस। मतलब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि 2-3% ही अगर ये कंज्यूम होता है, तो क्या ये लोगों को एक गलत अजम्पशन, या मुझे शायद गलत अजम्पशन है कि पूरा की पूरा जो लेयर होता है वो 20-80 के रेशियो में वो बनता है? ऐसा ये ऐसा नहीं कर सकते, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किल नहीं कर सकते। प्लास्टिक सिर्फ एक बाइंडिंग एजेंट में काम आ सकता है, वो उससे आप पूरा रोड नहीं बना सकते, और वो भी हमारे सिर्फ बेस लेयर में काम होता है। रोड इंजीनियरिंग बहुत इजी दिखती है, बट रोड इंजीनियरिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें आपको वेदर कंडीशंस देखना पड़ती है, उसमें आपको ऊपर ट्रैफिक कंडीशंस देखना पड़ती है। इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी, हमारे यहाँ ट्रैफिक वेरिएबल है, डायनेमिक है। करेक्ट। आज अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि मेरी 1 लाख व्हीकल जाएगी, तो हो सकता है कल 3 लाख व्हीकल हो जाए। अब वो प्रेशर मेरे रोड पे यार अल्टीमेट डल करता है। गवर्नमेंट एजेंसी उस चीज़ को देखना है आपको कि वो होगा, और मैं डिज़ाइन उसको 3 लाख के हिसाब से नहीं कर सकता, बट मेरा डिज़ाइनिंग आज 1 लाख के हिसाब से ही होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं आज ये क्योंकि इंडिया के पास एक लिमिटेड फंड है, सरकार के पास उतना पैसा नहीं कि वो आज से 10 साल के आगे की प्लानिंग कर पाए। नहीं है पॉसिबल गवर्नमेंट के लिए, ऑन ग्राउंड इट्स नॉट पॉसिबल। तो इन सब चीज़ों को देख करके आप प्लास्टिक का कंजम्पशन एक लिमिटेड ही रख सकते हैं, या फिर किसी भी वेस्ट का इन फॉर दैट मैटर। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है, जैसा हम वी आर वेरी प्राउड कि हमारे इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इतनी अच्छी चीज़ें कर रहा है कि हम लोग वेस्ट से सीएनजी, बायो सीएनजीज बना रहे हैं, जिससे हमारी गाड़ियाँ, हमारे यहाँ के सारे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ऑलमोस्ट बायो सीएनजी पे आ चुका है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों को बोलते हुए गवर्नमेंट ने बोला है कि इससे हम लोग इंफ्रा इंडस्ट्री को डोमिनेट करेंगे। इट्स नॉट ओनली रोड, जो वेस्ट, जो दिल्ली में भी जो इतना ज़्यादा वेस्ट अभी आ चुका है, उससे ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। फ्यूल के बेसिस पे मिलेगा, बायो सीएनजीज के बेसिस पे मिलेगा, बायो गैस के ऑन ग्राउंड्स मिलेगा। रोड इंडस्ट्रीज़ में ऐसे मिलेगा कि अभी मैंने एक बहुत रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, एक शायद एक टेक्नोलॉजी L&T ने खुद डेवलप करी है, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है बायोगैस से निकाल रहा है। अगर बायोगैस हमारा वेस्ट से ही वो लोग बना रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें डोमिनेट पूरे इंडस्ट्री को करेगी। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा जो वेस्ट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होने के चांसेस हैं। अच्छा, जैसे मैं जो ये वीडियो के बारे में बात कर रहा था, इस वीडियो में हमने देखा था कि एक पर्सन ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो एक्चुअल में उनके पीसेस दिखा रहा था, जैसे रोड क्या फिनिश्ड रोड था, उसको एक्चुअल में पीसेस दिखा रहे थे कि छोटे छोटे जो ये पीसेस हैं दिख रहे हैं आपको, बहुत माइन्यूट छोटे छोटे पीसेस थे। ये बोले ये प्लास्टिक के पीसेस हैं, तो राइट। अब अगर मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ तो वो इतने फाइन होते हैं कि वो इस तरह से नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है, राइट? शाइन करते हैं, शाइन करते हैं, बट एकदम ऐसे एविडेंट नहीं, आप देखकर नहीं बोल सकते प्लास्टिक है। हाँ, करेक्ट। मतलब उसको आप एग्जैक्टली वो दिल से देख के नहीं बता सकते ये नहीं, कि नॉर्मल पर्सन को वो चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। हाँ, यस, इट इज़, मतलब इट इज़ नॉट वेरी एविडेंट कि एकदम प्लास्टिक की है। इट इज़ यू नो वो ब्लेंड हो जाता है। मैं जो वीडियो बता रहा था, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे काले कपड़े पे एक सफ़ेद धागा, छोटा सा धागा रखें, तो क्या वो उस लेवल का विजिबल होगा? वो अगर वो वैसा विजिबल है, इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी रोड। यस, ओके। इतना ऐसा विजिबल नहीं होना, क्योंकि अल्टीमेटली मिक्सिंग जो हॉट मिक्स प्लांट होते हैं, बैच मिक्स प्लांट के अंदर मिक्सिंग होती है, जिसको हम लोग, जिसके अंदर जो रेसिपी बन के आती है, इट इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर मिक्सिंग। करेक्ट। जो बिटुमिन का जो हम लोग साइड पे जब ये लेयर्स, मतलब ये मटेरियल आता है, उनको टेम्परेचर 150 डिग्री होता है, तो टिक ही नहीं सकता, मतलब वो नहीं पॉसिबल है। करेक्ट। और हो सकता है विजिबल हो कुछ केसेस में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ब्लेंड हो जाता है रोड के सरफेस के साथ। एंड
जो हमने जिस तरीके से जो हमने अभी काम कर रहे हैं और अक्रॉस इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली जो प्लास्टिक की जो लेयर है वो विजिबल ऊपर के लेयर पे नहीं होता है। बिटुमिन की भी 2 लेयर्स होती हैं। एक फिनिश लेयर होती है जो आपके सिर्फ गाड़ियाँ को स्मूथनेस देने के लिए होती है, उसके नीचे एक बेस लेयर होती है जो एक्चुअल स्ट्रेंथ देता है बेसिकली दोनों के बीच में। उस रोड पे प्लास्टिक का यूज़ होता है ज़्यादा। मतलब वो तो वीडियो कम्प्लीटली अपन बोल सकते हैं कि वो अब वो हो सकता है कि वहाँ पर एक ही लेयर हो, क्या मैंने वो वीडियो देखा नहीं है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे एक ही लेयर हो, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि सिटी रोड हो, क्योंकि सिटी रोड्स में क्या होता है कि ऑलरेडी बेस लेयर होती हैं। जैसे इंदौर की मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ कोई भी एक रोड है एग्जांपल के तौर पे भी रोड हो गया, तो वहाँ पर कोई भी बिटुमिन का अगर पोर्शन है तो वहाँ पर 2 लेयर्स में सर काम नहीं होगा, वहाँ पर एक ही लेयर डलेगी, चलेगा। तो उसमें प्लास्टिक डलेगा तो विजिबल होने के चांसेस हैं। ओके, हाँ, तो वो हो सकता है, तो वो वीडियो में वैसा होगा तो उसमें विजिबल होगा, बट 90% जब हाईवेज बनते हैं उसमें बेस लेयर पे ही प्लास्टिक डलता है। ओके। यस। सो बेसिकली आप जो 2 लेयर बता रहे हैं डांबर की, मैं शायद उसको इससे कनेक्ट कर पाता हूँ कि जब मैं ड्राइव करता हूँ कुछ जगहों पे तो रोड बहुत अच्छा होता है, पर मेरी कार के अंदर वाइब्रेशंस बहुत तेज़ हो जाते हैं। मतलब मेरी कार के अंदर साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो कुछ जगहों पे साउंड जो होता है एकदम मिनिमल हो जाता है। तो शायद वो तो 2 लेयर्स का इशू आता होगा कि जो पहली लेयर है उससे स्मूथनेस करने के लिए, ताकि जो कार ड्राइव करते वक्त अगर आप जैसे 100-120 पे जा रहे हो तो जो एकदम कार में गर्र करके जो साउंड आता है, रोड का साउंड आता है, वो कम हो जाए। और नो सर, ये लेयर से कोई मतलब इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। बेसिकली आपकी गाड़ी में जो आवाज़ें आती हैं ना, क्या होता है कि मैं जब बिटुमिन की हम लोग लेइंग करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि मैंने जब लेइंग करी तो बेसिकली ऊपर की मैंने जो रोड का जो स्मूथनेस है वो फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया, अल्टीमेटली स्मूथ कर दिया वहाँ पे। अब आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है तो क्या होगा कि आपको कभी कभी जो आवाज़ सुनाई देती है, तो वहाँ पे हमारी जो ऊपर की जो बिल्कुल सतह है, जो एकदम चिकनी सतह जिसको बोलते हैं, वो वेदर के कारण वहाँ ऑक्सीडेशन के कारण वो विदर अवे हो चुकी है या उसके अंदर से कुछ कंटेंट लॉस हो चुका है, तो वहाँ पर वो चले जाता है। अच्छा, छोटी यस। और इंडिया में इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ड्यू टू वेदर कंडीशन। यस, बाहर की कंट्रीज़ में बहुत कोल्ड वेदर होते हैं, हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऑल्दो हीट इज़ गुड फॉर बिटुमिन, इट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर बिटुमिन, बट हाँ, हमारे यहाँ इतने मल्टीपल वेदर कंडीशंस है कि वो चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऑल्दो अभी यस टेक्नोलॉजीज़ वैसी आ चुकी हैं, L&T's बड़ी बड़ी कंपनीज ये इस तरीके का काम कर रही है, हम लोग भी उस तरीके का काम करते हैं जहाँ पे इस चीज़ को एलिमिनेट किया जा सके। यस, इंडिया में काफ़ी पॉपुलर होने लग गई ये चीज़ अभी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे कंस्ट्रक्शन से पूछना चाहता हूँ कि इसे सर इमरजेंसी के समय पे सरकार कुछ रोड्स को इस तरह से बनवाती है, स्पेशली डेवलप करवाती है जहाँ पर फाइटर जेट्स भी होता है। यस। रोड में ऐसा क्या स्पेशल होता है? सारे रोड सर, जितने भी रोड्स हैं दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी रोड बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट होता है, ये सर वो सब वॉर को देख करके डिज़ाइन होता है। यस, आज हम लोग एक पुलिया भी बनाते हैं। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पुलिया हो गई, छोटी सी पाइप कल्वर्ट ही हो गई, या बॉक्स कल्वर्ट हो गया, या फिर एक छोटा सा माइनर ब्रिज हो गया। ये सब जो हमें जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स एट द टाइम ऑफ वॉर के हिसाब से ही होते हैं। यस, कि भाई कल से वॉर हो गया तो एक एयरक्राफ्ट अभी हमारे यहाँ भी आपने देखेंगे कि जितने भी हमारे रोड से कोई कहीं पर भी फाइटर जेट लैंड कर सकता है। इट इज़ ऑल रोड्स आर डिजाइन इन दैट वे, एवरी स्ट्रक्चर इज डिजाइंड इन दैट वे। यस, तो ये हमारे जो मॉर्थ है, बेसिकली मॉर्थ के अंदर इनके सेक्शंस होते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड टोल हाईवेज का एक बुकलेट रहता है, बेसिकली इट्स which tells about कि what are the things you have to follow during construction. एक guidelines है, basically MoRTH is a department and they have issued a guidelines on construction of roads or any infra for that matter. और MoRTH यही चीज़ को देखती है, उसका मेजर काम ही यही है कि भाई जो भी इंफ्रा बन रहा है वो उस चीज़ को देखते हुए डिज़ाइन हो। यस,
अभी हालांकि बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पे इसको नहीं फॉलो कराते हैं। यूपी में बहुत वाइड स्केल पे हो रहा है। यूपी में मैक्सिमम जितने भी बड़े जो हाईवेज बन रहे हैं वहाँ पर उस हिसाब से तैयार तो ये हर जगह है, एमपी में भी। कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी हाईवे बनता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी डिज़ाइन होता है। यस यस और बेसिकली जो फाइटर जेट्स और ये जितने भी एयरक्राफ्ट्स या फिर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन उनको लैंड करने के लिए बहुत हैवी इंजीनियरिंग का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जो हमारे रोड्स होते हैं दे आर केपेबल इनफ टू हैंडल ऑल दिस प्रेशर।